हमारी कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छुपा है एक एहसास, हर आवाज के पीछे है एक अनकहा राज। हम लाए हैं आपके लिए उन कहानियों की दुनिया जो दिल को छू जाएं और रूह में उतर जाएं। तो बैठिए आराम से, आंखें बंद कीजिए, क्योंकि अब शुरू होता है आपका सफर कहानियों के साथ। चैप्टर 16 एंटीरो ट्रायल एंड फर्स्ट केस। आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब आते हैं कहानी पर। वक्त के साथ अरोरा इंडस्ट्री की हालत ख़राब होने लगी। इंडिया के साथ पूरे एशिया में अरोरा इंडस्ट्री और उनके बनाए टेक्नोलॉजी को बॉयकॉट किया जाने लगा। हालत यश और राजीव के हाथ से निकलने लगी। अरोरा इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर आ गई। इस नए प्रोजेक्ट के लिए राजीव कुछ बैंक से लोन लिया था, जिसका नोटिस उन्हें थोड़ी देर पहले मिला। दोनों बैंक के नोटिस को देख दोनों हैरान थे। बैंक अपना पैसा वापस मांग रही है क्योंकि अरोरा इंडस्ट्री बैंकरप्ट होने वाली है। दरअसल इन सब के पीछे प्रत्यक्ष और आर्यन थे। पूरे शेयर मार्केट को अपने कंट्रोल में लेकर वह अरोरा इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद करने लगे, वह भी किसी के नज़र में बिना आए। वह दोनों चाहते थे कैरवी अपना बदला खुद ले, इसलिए पीछे से उसे बिना पता चले दोनों उसको सपोर्ट करने लगे। अगर इनका बस चलता तो यह दोनों पूरे अरोरा खानदान को एक पल में तबाह कर देते। डेविल्स लैब का माहौल बाहर से अलग और सीरियस था। सब फोकस के साथ अपने काम में लगे थे। पिछले 2 दिन और रात से विक्रांत, विक्रम, अभिषेक, प्रणव और ऋतिक ड्रग का एंटीडोट बनाने में लगे थे। एंटीडोट कल रात ही बन गया था। वह ड्रग बहुत ही रेयर और खतरनाक था। एंटीडोट को टेस्ट करना बाकी था। यह प्रोसेस 3 स्टेज में हुआ। सुबह से शाम तक टेस्ट और रिसर्च के बाद रिपोर्ट उनके सामने आया। रिपोर्ट को देख सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। अभिषेक जी विक्रम जी के गले लग बोले, फाइनली हम थोड़े टाइम के लिए ही सही लेकिन हमारी प्रिंसेस के दर्द को कम कर सकते हैं। अब उसे दर्द से तड़पना नहीं पड़ेगा। प्रणव जी, उसने बहुत दर्द सहा है। अब हमारी गुड़िया जल्दी से ठीक हो जाए। अभिषेक और प्रणव जी की बात सब इमोशनल हो गए। यह 5 एक दूसरे की जान है। सब एक दूसरे के बच्चों से प्यार करते हैं। सारे बच्चों में कैरवी सबसे छोटी और इंटेलिजेंट थी, इसलिए सब उससे बहुत प्यार करते थे। कैरवी के किडनैप होने के बाद सबने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अब आते हैं कहानी पर। ऋतिक जी सबका मूड ठीक करते हुए बोले, भाई मैं बहुत काम कर चुका हूँ, अब मुझे मेरी एंजल से मिलना है। फिर विक्रम और अभिषेक जी को घूरते हुए बोला, तुम दोनों तो उसके साथ रहते हो, लेकिन हमारा क्या, हम अभी तक उससे एक बार भी मिले नहीं हैं। इस पर विक्रांत और प्रणव जी भी हामी भरते हैं। तभी अभिषेक जी के फ़ोन पर कुछ मैसेज आया। उस मैसेज को देख उनके फेस पर स्माइल आ गई। अभिषेक जी स्माइल करता देख सब उनको देखने लगे। अभिषेक जी सबको अपना मोबाइल दिए। मैसेज देख सब स्माइल करने लगे। विक्रांत जी बोले, लगता है वो लोग अपनी पावर का यूज़ कर रहे हैं हमें ढूंढने के लिए। हमारा उनके सामने आने का वक्त आ गया है, हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ऋतिक जी हंसते हुए बोले, मुझे तो हमारे बच्चों का रिएक्शन देखना है जब उनको पता चलेगा उनका बाप कौन है। बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं ना। अब उन्हें पता चलेगा बेटा चाहे कितना भी आगे हो, बाप बाप ही होता है। सब हंसने लगे। तभी प्रणव बोला, भूलो मत तुम्हारा बेटा भी आने वाला है। इस बात पर वह मुंह बनाते हुए बोले, उस नालायक की बात मत करो। उसे अपनी बाप की कदर ही नहीं है। उसको अब पता चलेगा उसका बाप क्या चीज़ है। अभिषेक जी, भूलो मत तुम्हारा बेटा कौन है और क्यों क्या कर सकता है। ऋतिक जी मुंह बनाते हुए बोले, कैसे भूल सकता हूँ, आखिर हमारा डीएनए जो एक है, चेहरा मेरे जैसा है, लेकिन पूरा का पूरा अपने हिटलर बाप पर गया है खड़ूस। प्रणव जी, लगता है भाभी जी को बताना पड़ेगा तुम्हारे यह उच्च विचार। कितना मजा आएगा जब वह तुम्हें सबके सामने डंडे से मारेंगी तो। यह सुन ऋतिक जी कुछ सोचने लगे। उसके बाद हड़बड़ाकर बोले, नहीं भाई, नहीं मेरे भाई, मुझे मेरी जल्लाद बीवी से मार नहीं खाना। प्रिंसेस के सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी। तुम लोग मेरे दोस्त होकर ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। ऋतिक जी की शक्ल देख सब हंसने लगे। फिर विक्रम जी अभिषेक जी से बोले,
कल दोपहर की मीटिंग फिक्स करो हमारे प्लेस पर। अब हम ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं। विक्रम जी अपनी बात बोल लैब से निकलने लगे। उनके पीछे बाकी सब बातें करते हुए निकल गए। नेक्स्ट डे, राठौर मैंसन। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद विक्रम जी, हर्षवर्धन जी, तुलसी जी और आशा जी हॉल में बैठे बात कर रहे थे। कार्तिक, अर्चना जी और अधीर जी किसी काम से बाहर गए थे। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी उनकी नज़र रितिका और वीर पर गई, जो नौकर को कुछ समझा रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों सबके पास आए। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। दोनों की को इतना खुश देख अभिषेक जी बोले, क्या बात है, आज मेरे दो अनमोल रतन बिन लड़े इतना खुश एक साथ, या चमत्कार हुआ कैसे? कहीं फिर से कोई नया कांड तो नहीं कर दिया? वीर मुंह बनाकर बोला, पापा, आप अपने इतने प्यारे और इनोसेंट बच्चों के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? रितिका, हाँ बड़े पापा, हमने कोई कांड नहीं किया है। इस बार हमारी खुशी की वजह कुछ और है। आशा जी, तो हमें बताएं आपकी खुशी का राज क्या है? वीर, आप लोग को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तभी वीर के मोबाइल पर कुछ मैसेज आया, जिसको देख वह कृतिका को कुछ इशारा किया। थोड़ी देर बाद मेन गेट से कैरवी अंदर आई। तभी उस पर फूलों की बारिश होने लगी। उन फूलों को देख कैरवी के फेस पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसके पीछे आ रहे अर्पित और अरुण भी यह सब देख स्माइल करने लगे। कैरवी मेन गेट से होते हुए फूलों के रास्ते से हॉल में आई। कैरवी को राठौर मेंशन में देख सभी स्माइल करने लगे। सब एक साथ बोले, वेलकम इन राठौर मैंसन लिटिल प्रिंसेस। कैरवी आज पहली बार राठौर मैंसन आई थी। पूरी राठौर फैमिली कैरवी को अपने घर में देख बहुत खुश हुई। वहीं कोई था जो कैरवी को स्माइल करते देख खुद स्माइल करने लगा। वह बोला, लिटिल रैबिट, आज भी तुम नहीं बदली। फूलों को देख तुम्हारी आंखों की चमक आज भी वही है। थोड़ी देर बाद वह इंसान वहां से चला गया। कैरवी सबसे मिली। कृतिका उसको पूरे राठौर मैंसन दिखाने लगी। अर्पित, अरुण और वीर को जरूरी काम से कॉलेज जाना पड़ा। वह सब आज बाहर घूमने जाने वाले थे। वह तीनों कैरवी और कृतिका से बाहर मिलने का बोल निकल गए। राठौर मैंसन 3 फ्लोर का है। लास्ट फ्लोर प्रतीक्ष का है। यहाँ उसका रूम, स्टडी रूम और जिम था, जहाँ सबका जाना मना था। उसी फ्लोर के एक साइड में एक खूबसूरत सा गार्डन बना था, जहाँ सिर्फ फैमिली मेंबर का जाना अलाउ था। उस जगह को देख कैरवी स्माइल करने लगी। उस गार्डन में कुछ रेयर फूल के साथ कुछ प्लांट लगा था। वह जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। उस जगह को देख कैरवी की आंखों में चमक आ गई। वह खुद से बोली, ब्यूटीफुल। कृतिका, एंजल बताओ, तुम्हारे राठौर मेंशन कैसा लगा? कैरवी बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, मुझे राठौर मेंशन बहुत अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यह प्लेस लगा। कृतिका, यह प्रतीक्ष भाई की स्पेशल जगह है, जहाँ सिर्फ फैमिली मेंबर आ सकते हैं। फिर टाइम देखकर बोली, उस सिट मैं तो ही गई। हमें निकलना भी तो है। एंजल, तुम यहीं बैठो, मैं रेडी होकर आती हूँ। कृतिका के जाने के बाद कैरवी उस जगह को घूम घूम कर देखने लगी। वहाँ की सारी चीज़ उसके पसंद की थी, जिसको देख वह थोड़ा हैरान और खुश दोनों थी। कैरवी खुद में मगन अपने चारों तरफ देख रही थी। तभी उसका पैर किसी चीज़ से लगा। वह सामने से आ रहे प्रतीक्ष से टकरा गई। इस अचानक हुए एक्शन में से दोनों संभल नहीं पाए और एक साथ जमीन पर गिरे। कैरवी को चोट न लगे, इसलिए प्रतीक्ष एक हाथ से उसके कमर और दूसरे हाथ से उसके सर को पकड़ अपने ऊपर कर लिया। लेकिन उसके इस एक्शन से अचानक प्रतीक्ष के होठों पर कैरवी के होठ आ गए। इस एक्शन से दोनों के बॉडी में करंट लगा। जहाँ कैरवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, वहीं प्रतीक्ष की आंखें सुकून से बंद हो गईं। अब क्या होगा आगे? क्या कैरवी प्रतीक्ष के फीलिंग को समझ पाएगी? क्या होगा जब डेविल्स अपने बेटों से मिलेंगे? यह सब जानने के लिए सुनते रहिए कैरवी द मूनलाइट रिबॉर्न और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब। चैप्टर 17, नए एहसास, मीटिंग विद डेविल्स। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर करके बताएं आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अब आते हैं कहानी पर। इस वक्त कैरवी पूरी तरह से प्रतीक्ष के ऊपर लेटी अपने होठों को उसके होठों पर महसूस कर हैरान हो गई। कैरवी को कुछ अजीब फील होने लगा, या फीलिंग्स उसके समझ से परे थी। कैरवी के होठ अपने होठ
ऊपर महसूस कर प्रतीक्ष की आंखें सुकून से बंद हो गईं। उसकी पकड़ कैरवी के कमर पर और सर पर कस गई। वह मदहोशी में धीरे धीरे अपने होठों को मूव करने लगा। इसी के साथ अपने हाथ से कैरवी के कमर को सहलाने लगा। प्रतीक्ष के ऐसा करने से कैरवी को अपने अंदर गर्मी महसूस होने लगी। उसकी धड़कन बढ़ने लगी। उसके लिए यह बिल्कुल नए एहसास थे। कैरवी को प्रतीक्ष का ऐसा करना बुरा नहीं लगा। वह अपनी आंखें बंद कर इस किस को फील करने लगी। कैरवी को खुद में खोता देख प्रतीक्ष के फेस पर स्माइल आ गई। उनकी किस पैशनेट एंड डीप होने लगी। प्रतीक्ष अपने एक हाथ से कैरवी के बालों को सहलाने लगा, वहीं दूसरा हाथ कैरवी के टॉप के अंदर करते हुए कमर और पेट को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद कैरवी अनजाने से उसका साथ देने लगी। करीब 15 मिनट बाद जब कैरवी को सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ, तब जाकर प्रतीक्ष उससे अलग हुआ। कैरवी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसका चेस्ट प्रतीक्ष के चेस्ट से टकराने लगा, जिससे प्रतीक्ष के पूरे शरीर में गर्मी फील होने लगी। प्रतीक्ष गहरी सांस लेकर कैरवी के कान के पास जाकर बोला, लिटिल रैबिट, मेरे ऊपर से हटो, नहीं तो मैं फिर से बोल चुप हो गया। तब जाकर कैरवी का ध्यान अपने और प्रतीक्ष के पोजीशन पर गया। वह तुरंत प्रतीक्ष के ऊपर से हटकर जल्दी से खड़ी हो गई। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वहीं प्रतीक्ष भी खड़ा होकर उसको देखने लगा। प्रतीक्ष के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई, जिसको देख वह तुरंत छुपा लिया। प्रतीक्ष कैरवी के पास आकर धीरे से बोला, कैसा लगा? प्रतीक्ष के सवाल पर कैरवी हैरानी से उसको देखने लगी। प्रतीक्ष समझ गया कैरवी क्या सोच रही है। कैरवी को अजीब फील होने लगा, जिसको महसूस कर प्रतीक्ष बोला, तुम्हें मेरा यह छोटा सा गार्डन कैसा लगा? गार्डन का जिक्र आते ही कैरवी की स्माइल दुगनी हो गई। वह अपने चारों तरफ देखती बोली, आपका गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है। प्रतीक्ष कैरवी को प्यार से देखने लगा, जो खुश होकर गार्डन को देखने में लगी थी। प्रतीक्ष कैरवी के कान में जाकर बोला, वैसा मेरा सवाल का मतलब वही था जो तुम समझ रही थी। कैसी लगी हमारी फर्स्ट किस? तुम्हें मज़ा आया? प्रतीक्ष की ऐसी बात सुन कैरवी शर्म से पानी पानी होने लगी। उसका चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया। कैरवी को इतना शर्माता देख प्रतीक्ष स्माइल करने लगा। प्रतीक्ष कैरवी के फोरहेड पर किस कर बोला, लिटिल रैबिट, ज़्यादा मत सोचो, अपना ध्यान रखना और अच्छे से शॉपिंग करना, बोल वहाँ से निकल गया। प्रतीक्ष के जाने के बाद कैरवी वहीं लगे सोफे पर बैठकर एक हाथ अपने दिल पर और दूसरा हाथ अपने होठों पर रख खुद से बोली, यह मुझे अचानक क्या हो गया था? मैं अंशु को किस कैसे कर सकती हूँ? यह एहसास कैसा था जो मेरे दिल को सुकून और मन को खुशी दे रहा है? कैरवी के इसलिए यह एहसास बिल्कुल नया था। वह अपनी सोच में गुम थी। तभी वहाँ कृतिका आई। थोड़ी देर बाद दोनों वहाँ से निकल गई। प्रतीक्ष की कार। प्रतीक्ष अपने होंठ पर हाथ रख थोड़ी देर पहले हुए इंसिडेंट को सोच स्माइल करने लगा। उसका असिस्टेंट दीपक और ड्राइवर उसको स्माइल करता देख शॉक हो गए। प्रतीक्ष हमेशा अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रहता, लेकिन आज वह बहुत ज़्यादा खुश था। प्रतीक्ष अपने मन में बोला, जानता हूँ तुम्हारे लिए एहसास नए हैं। मैं यह भी जानता हूँ तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा लगा। बहुत जल्द तुम खुद के फीलिंग को समझोगी। करीब 1 घंटे बाद प्रतीक्ष की कार शहर से दूर जंगल के बीच रुकी। प्रतीक्ष अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कार से बाहर निकला। वहाँ पहले से आर्यन, कबीर और अमित उसका इंतजार कर रहे थे। प्रतीक्ष उनके पास आ गया। आर्यन, हमें अंदर चलना चाहिए, 15 मिनट में बाद हमारी मीटिंग है। वो लोग अंदर जाते उससे पहले वहाँ तेजी से एक कार आकर रुकी। कार से एक 27 साल का लड़का बाहर निकला। अगर कोई लड़की उसको एक बार देखे तो देखते ही रह जाए, इतना ज़्यादा हैंडसम, लेकिन उसका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। वह लड़का उनके पास आकर सबसे पहले प्रतीक्ष को अपने गले लगाया। उस लड़के को देख सब खुश हो गए। कबीर, आखिर दोस्तों के लिए टाइम मिल ही गया हमारे मेजर रेहान प्रताप सिंह को। यह इनका 5वां दोस्त है। इनका स्वभाव काफ़ी हद तक प्रतीक्ष और आर्यन के जैसा है। रेहान से मिल सब जंगल के अंदर जाने लगे। उसको एक कॉटेज दिखा, जिसके बाहर कुछ गार्ड्स ब्लैक ड्रेस में खड़े थे। एक गार्ड उनके सामने आकर उनको ग्रीट किया, फिर सबको अपने साथ कॉटेज के अंदर एक मीटिंग हॉल में लेकर आया। गार्ड
आप सब बैठिए, बॉस आते ही होंगे, बोल वहां से चला गया। करीब 5 मिनट बाद मीटिंग रूम का गेट ओपन हुआ। अंदर 5 लोग आए जिन्होंने ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े के साथ चेहरे पर मास्क पहना था। उनका चेहरा और भी काफी ज्यादा स्ट्रांग और डोमिनेटिंग था। वह माफिया लग रहे थे। अब पांचों आकर उनके सामने किसी राजा के जैसे बैठ गए। अमित और कबीर उनको मुंह खोले देखने लगा। वहीं आर्यन, प्रतीक्ष और रेहान बिना किसी एक्सप्रेशन उनको देखने लगे। प्रतीक्ष अपना हाथ आगे बढ़ा अपने सामने बैठे आदमी से बोला, हेलो मिस्टर अल्बर्ट, आई होप आप जानते होंगे हमने यह मीटिंग क्यों रखी है। मैं चाहता हूँ आप हमारे लिए उन इंसान को बचाने में हमारी मदद करें। आर्यन, हम जानते हैं आपके पास किसी चीज़ की कमी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी चाहिए तो हमें बता सकते हैं, हम आपको वो चीज़ ला कर देंगे। अल्बर्ट हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम आपकी मदद क्यों करें? हमारे पास रीज़न भी तो होना चाहिए। रेहान अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बोला, जो डेविल्स आज से 12 साल तक अंडरग्राउंड रहे, जिसका कोई पता नहीं था, इतने पावरफुल होने के बाद भी खुद को छुपाते हैं, वह हमारे कुछ मेल पर हमसे मिलने आ गए। रेहान की बात सुन डेविल्स के फेस पर स्माइल आ गई। ऋतिक बोला, लगता है तुम लोग अपना पूरा होमवर्क करके आए हो, तो यह भी जानते होगे हम कभी किसी के लिए काम नहीं करते। आर्यन, हम जानते हैं आप लोग किसी के लिए काम नहीं करते, लेकिन यह एक छोटी बच्ची का सवाल है, उम्मीद है आपकी हाँ होगी। विक्रम, विक्रांत, अभिषेक, प्रणव और ऋतिक पांचों को इतना शांत देख थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं अंडरवर्ल्ड किंग, ब्लैक ड्रैगन और ब्लैक ईगल कितने खतरनाक हैं। अभिषेक, जितना हम ब्लैक ड्रैगन और ब्लैक ईगल को जानते हैं, वह किसी के सामने झुकते नहीं, बल्कि दुनिया को अपने सामने झुकाते हैं, तो ऐसा कौन है जो आपको झुकने पर मजबूर कर दिया? प्रतीक्ष, वह हमारी जान है, अगर उसके लिए हमें सब कुछ खोना पड़े फिर भी हमें कोई गम नहीं होगा। प्रतीक्ष की बात सबके दिल को छू गई। विक्रम अपने ग्रुप को आंखों से कुछ इशारा किया, फिर सब एक साथ अपने फेस पर लगा मास्क निकाल दिए। डेविल्स का चेहरा देख अमित, प्रतीक्ष, आर्यन, रेहान और आर्यन हैरान रह गए। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अमित और कबीर तो अपना मुंह और आंखें फाड़े अपने सामने बैठे लोगों को देखने लगे। क्या होगा आगे, यह जानने के लिए आप लोगों को सुनते रहना है कैरवी द मूनलाइट रिबॉर्न, और इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। चैप्टर 18, शॉपिंग, सीरियस कंडीशन, गेमिंग जोन। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आते हैं कहानी पर। अपने सामने विक्रम, अभिषेक, विक्रांत, प्रणव और ऋतिक को देख प्रतीक्ष, आर्यन, कबीर, रेहान और अमित हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने सपनों में भी यह नहीं सोचा था। प्रतीक्ष, आर्यन और रेहान, जिनके चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, आज उनके फेस पर भी हैरानी के भाव आ गए। सबके दिमाग में अलग अलग ख्याल चलने लगे। ऋतिक अपना गला साफ करते हुए बोला, माना कि हम लोग हैंडसम हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोग हमें ऐसे देखोगे। थोड़ा रिश्तों का लिहाज करो, आखिर हम तुम्हारे बाप हैं और तुम्हारी माँ के पति भी हैं। ऋतिक के ऐसे बोलने पर सारे लड़के होश में आए। वहीं सारे बड़े स्माइल करने लगे। इनके ग्रुप में ऋतिक है जो सबको हंसाते हैं। कबीर खोए हुए अंदाज में अमित से बोला, भाई कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मुझे द डेविल्स के जगह हम सब के फादर क्यों दिख रहे हैं? लगता है मेरी आंख में प्रॉब्लम हो गया है। अमित, जो कबीर के बगल में बैठा था, वह जोर से कबीर के हाथ में चिमटी काटा। दर्द होने पर कबीर जोर से चिल्लाया। सब उसके तरफ देखने लगे। कबीर अपना हाथ सहलाते हुए अमित से नाराजगी भरे लहजे में बोला, तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों काटा? अमित, तुझे सपने से जगाने के लिए। तेरे आंखों में नहीं, दिमाग में प्रॉब्लम है। इस पर कबीर का मुंह बन गया। विक्रांत जी बोले, बेटा जी, माना कि आपको शौक लगा, लेकिन अब अपने शौक से बाहर भी आ जाओ। हम तुम्हारे ही बाप हैं, कोई बहरूपिया नहीं। तब जाकर सारे बॉयज का ध्यान फिर से अपने सामने बैठे लोगों पर गया। कबीर बोला, मतलब आप लोग वही खूंखार, खतरनाक और हार्टलेस डेविल्स हैं जिनसे पूरा माफिया वर्ल्ड डरता है, जिनके नाम का खौफ आज भी दुनिया में है। डेविल्स अपनी आंखें छोटी कर कबीर को देखने लगे तो कबीर अपना दांत दिखा दिया। प्रणव जी बोले, बेटा जी, अगर हम खूंखार हैं तो आप लोग भी कुछ कम नहीं है। भूलिए मत, हमें आप लोगों के सारे कांड का पता है।
इस पर हमारे बॉयज अपनी आंखें चुराने लगे। तभी अमित एक्साइटेड होकर बोला, मतलब आपको ही वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर और साइंटिस्ट हो जिनको टेक्नोलॉजी का मास्टर कहा जाता है। इस पर सब हाँ में सर हिला दिए। रेहान बोला, आप लोग द डेविल्स हैं तो 12 साल तक अंडरग्राउंड क्यों थे? आप लोग ने अपनी पहचान न सिर्फ दुनिया से बल्कि अपनी फैमिली से भी छुपाई, ऐसा क्यों? मैं जितना जानता हूँ द डेविल्स ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। इनफैक्ट आप लोग ने कई बार गवर्नमेंट की हेल्प की है, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? हमें आप लोगों के बारे में सब कुछ शुरू से अंत तक जानना है। रेहान के बोलने पर वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अभिषेक, विक्रांत, प्रणव और ऋतिक विक्रम को देखने लगे। विक्रम जी हाँ में सर हिला इशारा किए। प्रणव जी बोला स्टार्ट किए, हमारे ऐसा करने के पीछे कई रीज़न हैं, जिनमें से सबसे बड़ा रीज़न है सुरक्षा, अपनी और अपनों की। तुम लोग अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड हो, आइडिया होगा वहाँ अपनी पहचान छुपाना कितना ज़रूरी है। कबीर क्यूरस होकर बोला, प्लीज़ आप लोग बताओ ना, इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? विक्रम जी, मैं, विक्रम, अभिषेक, प्रणव और ऋतिक बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम लोग बचपन में से साथ रहे। हम लोगों को बचपन में नई चीज़ों को ट्राई करना पसंद था। हम 5 शुरू से ही अलग अलग फील्ड में काफ़ी इंटेलिजेंट थे और इसमें सबसे ज़्यादा हाई आईक्यू विक्रम का था। हम लोग 12 साल की उम्र से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए थे। धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया। हम अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ करना चाहते थे, हमारे सपने थे, इनको पूरा करने के लिए हमने काफ़ी कुछ किया। फिर हम इंडिया से यूएसए गए, वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। द डेविल्स 5 का नाम समय के साथ आगे बढ़ता गया। इसी के साथ हमारे दुश्मन भी। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसर्च करते हैं जिनमें कई जिंदगियां जाती हैं। उनको रोकने के लिए हम माफिया बने। हमें तो याद भी नहीं हमारे कितने दुश्मन बने और कितने खत्म हुए। खतरा बढ़ने लगा, इसीलिए हमारी फैमिली हमें इंडिया आने के लिए फोर्स करने लगी। कुछ साल बाद हमें इंडिया आना पड़ा, लेकिन तब भी हमने अपना काम बंद नहीं किया। इस बीच हमारे कुछ दुश्मन को हमारी पहचान पता चल गई। उनका टारगेट हम थे। वो लोग विक्रम पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा उसकी डीएनए कुछ अलग है। उसी समय हमारा ध्यान उन पर चला गया। उसके कुछ वक्त बाद प्रिंसेस का किडनैप हो गया। हमें लगा इनमें कहीं न कहीं हमारे दुश्मनों का हाथ है, इसलिए हम लेकिन हमारे पास कोई क्लू नहीं था। हमने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया, लेकिन कैरवी हमें नहीं मिली। उस समय हमारे पिता ने कहा, अगर हम अपने फैमिली को बचाना चाहते हैं तो हमें इन सब से दूर रहना होगा, नहीं तो दूसरों के लिए अपनों को खो सकते हैं। उस समय हम सब काफ़ी टूट से गए, स्पेशली विक्रम। वह खुद को ब्लेम करने लगा, इतने पावरफुल होने का क्या फ़ायदा जब हम अपनी ही बच्ची को न बचा पाए। तब हम अपना काम अपने भरोसेमंद आदमी को हैंडओवर कर अंडरग्राउंड हो गए। विक्रांत जी की सारी बात सुन वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। तभी आर्यन बोला, तो फिर इतने साल बाद आप लोग वापस एक्टिव क्यों हुए? आप लोगों को पता चला इन सब के पीछे कौन है? अभिषेक जी, जो तुम लोग करना चाहते हो वही हम कर रहे हैं। वाइज उनको सवालिया नज़र से देखने लगे। अभिषेक जी बोले, हम प्रिंसेस के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसकी कंडीशन खराब है यह भी जानते हैं। इन सब के बातों के बीच प्रतीक्ष और विक्रम जी बिल्कुल चुप रहे। तभी उनको प्रतीक्ष की आवाज़ आई, मुझे पता है हम जो करना चाहते हैं वो आप कर चुके हैं, तो ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात है जो हमारा जानना ज़रूरी है। विक्रम जी बॉयज को देखते हुए बोले, उन बातों का पता तुम लोग को बहुत जल्द लगेगा। फिलहाल हमें तुम लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर विक्रम जी सबको कुछ बताने लगे, जिसे सुन बॉयज थोड़ा टेंशन में आ गए। आर्यन विक्रम जी से बोला, डैड हमें जल्दी प्रिंसेस को ठीक करना होगा, इस बार उसे कुछ नहीं हो सकता। विक्रम जी अपनी आंखों में एक अलग आग लिए बोले, मेरी बेटी को इस बार कोई नहीं छू पाएगा। उसे जो करना था वह कर चुका है, अब वह कुछ नहीं कर पाएगा। इस बार उनके सामने द डेविल अल्बर्ट खड़ा है, तबाही आएगी जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। विक्रम जी इस समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। उनको देख कबीर और अमित डर गए। वहीं अभिषेक जी, प्रणव जी, विक्रांत जी और ऋतिक जी के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। ऋतिक जी बोले, नाउ रियल डेविल्स अब बैक। मॉल में दूसरी तरफ कैरवी, कृतिका, वीर, अरुण और अर्पित मॉल से शॉपिंग करके मूवी देखने चले गए। मूवी खत्म होने पर सब बाहर आए। कैरवी मूवी को याद कर खिलखिला कर हंसने लगी। मूवी कॉमेडी थी। वहीं उनके आसपास के लोग आंखें फाड़े एक एक टक कैरवी को देखने लगे।
जो इस वक्त किसी एंजल के जैसी लग रही थी। कैरवी जब से मॉल आई तब से सबका ध्यान उस पर था। लड़कों के साथ लड़कियां भी उसकी आंखें फाड़े देख रही थीं। जब भी कोई लड़का कैरवी को घूरता तो अरुण, अर्पित और वीर उसको घूर कर भगा देते। बोलोगे वो लोग जा रहे थे तभी कैरवी का ध्यान गेमिंग जोन पर गया। वह कभी गेम ना ही देखी और ना ही खेली थी। वह अरुण से बोली, भाई वह क्या है, कितना अच्छा लग रहा है। अरुण समझ गया कैरवी कभी गेम नहीं देखी। वह बोला, बच्चा वह गेमिंग जोन है, वहाँ बहुत तरह के गेम हैं जो बच्चे और बड़े खेलते हैं। कैरवी मासूमियत से बोली, भाई हम खेल सकते हैं, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। अर्पित, बिल्कुल, यह भी कोई पूछने वाली बात है। चलो आज मैं अपनी लिटिल सिस्टर को गेम खेलना सिखाता हूँ। बोल उसको गेमिंग जोन में ले गया। कैरवी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। वह सारे गेम एक बार देखकर सीख ली। सारे गेम में वह कृतिका, वीर, अर्पित और अरुण को हराने लगी। कैरवी की इस एक्शन से सब हैरान हो गए। यह मॉल मुंबई का बेस्ट मॉल है जो राठौर एंड रजावत का है। यहाँ कुछ एडवांस गेम है जिसे सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन कैरवी एक बार देखकर उस गेम को सिर्फ खेल ही नहीं, जीत रही थी। गेम जोन में पूरे 60 टाइप के गेम थे, लेकिन करीब 2 घंटे में कैरवी उन सबको खेल जीत कर खुश होते हुए बोली, भाई कितना मज़ा आया, लेकिन ये सारे गेम कितने आसान हैं, मुझे कुछ और खेलना है। कैरवी के इस बात पर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, सिवाय अरुण अरुण बोला सिवाय अरुण के। अरुण बोला, बच्चे मैं आपके लिए और एडवांस गेम लाऊंगा। कैरवी खुश होकर अरुण को देख गले मिली। तभी वह वीर बोला, लिटिल एंजल मेरे पास बहुत सारे गेम हैं, मैं तुम्हें घर जाकर दिखाऊंगा। इस पर अर्पित चिढ़कर बोला, मेरे पास भी हैं, उसे मैं अपनी बहन को दिखाऊंगा। वो लोग बहस करने लगे। तभी कैरवी और कृतिका जोर से बोली, हमें भूख लगी थी। उस सबको एहसास हुआ काफी देर से सब भूखे हैं। अरुण सबको उसी मॉल में बने रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट रूम में चलने को बोला, क्योंकि वह एरिया सिर्फ राठौर और राजावत के लिए था। सब उस ओर बढ़ गए। वहीं कोई था जो कैरवी को हैरानी से देख रही थी, लेकिन अचानक उसकी आंखों में गुस्से और नफरत से देखने लगी। सबके जाने के बाद वह लड़की भी वहां से चली गई। कौन थी वह लड़की? क्या करेंगे डेविल्स और बॉयज? क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़िए कैरवी द मूनलाइट रिबॉर्न और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। चैप्टर 19 एंटीडोट का फर्स्ट डोज ड्रग के रिएक्शन। आप लोगों को अगर हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारी स्टोरीज पे कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करें। अब आते हैं कहानी पर। अरुण, अर्पित, वीर, कैरवी और कृतिका गेमिंग जोन से निकल रेस्टोरेंट की ओर जाने लगे। तभी उन्हें रास्ते में उनको कार्तिक मिल गया, जो अपनी एक मीटिंग के लिए यहाँ आया था। कार्तिक सबको एक साथ देख हैरानी से बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वीर बोला, भाई हम लोग आज एंजल के साथ शॉपिंग पर आए हैं और अभी हमें भूख लगी, इसलिए कुछ खाने जा रहे हैं। कार्तिक, कृतिका, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक, यहाँ मेरी एक मीटिंग थी, बस वही अटेंड करने आया था, अब मैं फ्री हूँ, चलो मैं भी साथ चलता हूँ। आज की ट्रीट मेरी तरफ से हमारी छोटी गुड़िया के घर आने की खुशी में। बोल प्यार से कैरवी का सर सहलाया। कार्तिक के प्यार से सिर सहलाने पर कैरवी स्माइल करने लगी, लेकिन किसी का ध्यान कैरवी के हाथों पर नहीं गया, जिसकी मुट्ठियां बंद थीं। उसी के साथ उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। उस सब प्राइवेट रूम में जाकर टेबल पर बैठ गए। कैरवी की हालत खराब होने लगी। वह अपने सीट से उठते हुए बोली, भाई मैं वॉशरूम से आती हूँ। बोल बाहर जाने लगी। तभी कार्तिक बोला, बच्चा आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इस रूम के साइड में वॉशरूम है, आप वहीं चली जाओ। कार्तिक के ऐसे बोलने पर कैरवी रूम के वॉशरूम में चली गई। कैरवी का पीला पड़ा चेहरा कार्तिक से छुप नहीं सका। वह थोड़ा परेशान दिखने लगा। कार्तिक पहले से कैरवी के कंडीशन को जानता था। वॉशरूम में आकर कैरवी अच्छे से डोर लॉक कर अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट को टच की तो वह एडवांस रोबोटिक वॉच बन गया। कैरवी कमांडिंग टोन में बोली, टाइको मुझे चेक करके बताओ मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। कैरवी के कमांड पर उस वॉच में रेड लाइट निकलने लगा, जो कैरवी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगा। कबीर, 1 मिनट बाद अच्छे से चेक कर, टाइको
करीब 1 मिनट बाद अच्छे से चेक कर टाइको बोला, मास्टर, यह उस ड्रग का रिएक्शन है जो आपने लैब में लिया था। कैरवी के माथे पर पसीना आने लगा। वह बोली, टाइको, मुझे जल्दी से टेम्पररी एंटीडोट दो। टाइको अपने रोबोटिक आवाज में बोला, मास्टर, अब आप यह एंटीडोट नहीं ले सकती क्योंकि आपकी बॉडी वह हैंडल नहीं कर पाएगी। आपने सुबह जो डोज लिया था वह बहुत ज़्यादा हाई था। अगर आप इस वक्त यह ड्रग लेंगी तो आपको कोमा में भी जा सकती हैं। आपका ब्रेन हैमरेज हो सकता है। कैरवी का वाच टाइको एक हाईटेक रोबोट है जिसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन है। उसके साथ उसमें कैरवी के हेल्थ से रिलेटेड सारी डिटेल हैं। कैरवी अपनी हालत बहुत अच्छे से समझ रही थी। अचानक उसको खून की उल्टी होने लगी। इसी के साथ उसके पेट और सिर में दर्द होने लगा। वह जमीन पर लेट गई। कैरवी दर्द भरी आवाज में बोली, अभी हम क्या कर सकते हैं टाइको? मास्टर, अभी आपके लिए मेडिसिन ठीक रहेगा। आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा, नहीं तो आपको ऑर्गन डैमेज हो सकता है। वही बाहर अर्पित, कृतिका और बात करने लगे थे। वहीं कार्तिक परेशान होकर बार बार वॉशरूम के गेट की ओर देख रहा था जो अरुण से छुप नहीं सका। कार्तिक से जब रहा नहीं गया तो वह बोला, काफी टाइम हो गया है गुड़िया को गए हुए, मैं बच्चा को देख कर आता हूँ, बोल वॉशरूम की ओर बढ़ गया। उसके पीछे अरुण भी चल दिया क्योंकि उसको बेचैनी होने लगी। कार्तिक गेट नॉक करते हुए बोला, गुड़िया बच्चा, आप ठीक हो? काफी लेट हो गया है, गेट ओपन करो। अंदर से कुछ जवाब नहीं आया। कार्तिक कई बार बोला। अरुण भी वहां आकर गेट नॉक किया। आवाज सुनकर कृतिका, वीर और अर्पित भी आ गए। अरुण थोड़ा पैनिक करते हुए बोला, भाई, लगता है प्रिंसेस को कुछ हुआ है, हमें गेट तोड़ना होगा। फिर अरुण और कार्तिक मिलकर गेट तोड़ दिए। अंदर का नजारा देख सब अपनी जगह जम गए। वहीं कृतिका, वीर और अर्पित की आंखों से आंसू आ गए। अरुण और कार्तिक भागकर कैरवी के पास गए जो दर्द में पड़ी तड़प रही थी। उसके कपड़े और मुंह पर खून लगा था। अरुण कैरवी के सर को गोद में रख बोला, बच्चा, क्या हुआ? आपको उठो न, भाई को ऐसी डरते नहीं। कैरवी को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कैरवी दर्द में आंसू भरी आंखों से बोली, भाई, दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो। कार्तिक, वीर और अर्पित भी उसके पास आ गए। कार्तिक अपना फोन निकाल जल्दी से प्रतीक्ष को कॉल किया। वहीं अर्पित आर्यन को। उधर प्रतीक्ष जो डेविल्स के साथ बैठा था उसका फोन बजा। इसी के साथ विक्रम के फोन में कुछ नोटिफिकेशन आया जिसको देख वह हड़बड़ाकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। कार्तिक प्रतीक्ष को कैरवी के बारे में सब कुछ बता दिया। वहीं अर्पित भी आर्यन को सब कुछ बता दिया। वह दोनों कुछ कहते उससे पहले विक्रम सर्द आवाज में बोले, उसे इस एड्रेस पर एंजल को लाने को बोलो, मैं किसी को भेजता हूँ, बोल। वहां से निकल गए। इसी के साथ डेविल्स मेंबर भी निकल गए। प्रतीक्ष कार्तिक से, विक्रम अंकल के बताए जगह पर जितना जल्दी हो सके पहुंचो और कैरवी को सोने मत देना। फिर फोन कट कर सब वहां से डेविल्स के पीछे चल दिए। मॉल में कार्तिक बोला, हमें जल्दी से बच्चा को यहाँ से लेकर निकलना होगा, बोल। जैसे ही वह कैरवी को उठाने को हुआ अरुण उसको अपने गोद में उठा लिया। सब मॉल से बाहर निकल गए। उनके बाहर आते ही सामने एक ब्लैक कार आकर रुकी। उस कार में एक 45 साल का आदमी बाहर निकल वह अरुण से बोला, विक्रम सर मैम को जल्दी लाने को बोले हैं, आप कार में बैठें। फिर बाकी सबसे बोला, आप लोग हमारे साथ नहीं आ सकते। अर्पित गुस्से में बोला, मैं अपनी बहन को ऐसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। तभी वह आदमी अर्पित को अपना फोन दिया जिस पर विक्रम का कॉल था। विक्रम बोला, तुम घर जाओ, प्रिंसेस कल सुबह से पहले तुम्हारे पास सही सलामत घर आएगी। इस बारे में किसी को मत बताना, बोल। फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद अरुण और कार्तिक कैरवी को लेकर उस आदमी के साथ वहां से निकल गए। एक गाड़ी में बैठ कृतिका, वीर और अर्पित घर के लिए निकल गए। डेविल्स लैब। कुछ घंटे बाद कैरवी आंखें बंद किए वाइट गाउन में बेड पर लेटी थी। उसके शरीर में कई सारी मशीन लगी थी जिनमें रेटिंग शो हो रही थी। वहीं बाहर खड़े प्रतीक्ष, आर्यन, रेहान, कबीर, कार्तिक, अरुण और अमित एक साथ एक टक शीशे के विंडो से अंदर लेटे कैरवी को देख रहे थे। कुछ देर बाद उस रूम का गेट ओपन हुआ। सब अंदर आए। सब नम आंखों से कैरवी को देखने लगे। आर्यन विक्रम जी से बोला, जो कैरवी को हाथ पकड़े बैठे थे, डैड, प्रिंसेस कैसी है? उसे अचानक क्या हुआ? विक्रम जी, यह उस ड्रग का रिएक्शन था जो प्रिंसेस के बॉडी में है। हमने एंटीडोट का फर्स्ट डोज दे दिया है, 1 घंटे में होश आएगा। अभिषेक जी थोड़ी परेशानी भरे लहजे में बोले।
सब जानते हुए प्रिंसेस ऐसा कैसे कर सकती है? वह इतने हाई डोज का टेम्पररी एंटीडोट कैसे ले सकती है, यह जानते हुए कि यह भी एक ड्रग है? विक्रांत जी, इसका जवाब हमें सिर्फ गुड़िया ही दे सकती है। हमें वेट करना होगा। सब शांति से कैरवी के होश आने का इंतजार करने लगे। तो आगे क्या होगा? क्या कैरवी अपनी जान खतरे में डाली? कौन था वह आदमी जो कैरवी को मॉल में देखा था? यह सब सुनने के लिए और जानने के लिए सुनते रहिए कैरवी द मूनलाइट रिबॉर्न। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। चैप्टर 20, राजीव को सच पता लगना, डेविल शॉक। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, और साथ में कमेंट भी ज़रूर करना आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है यह बताने के लिए, और आप लोग और कैसी कहानी सुनना चाहते हो यह भी बताने के लिए। अब आते हैं कहानी पर। अरोड़ा मैंसन। मैंसन के अंदर से किसी लड़की के चीखने और सामान तोड़ने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वह लड़की किसी को गालियाँ दे रही थी। वह लड़की जिसकी उम्र 23 साल होगी, उसके एक रेड शॉर्ट ड्रेस पहने, फेस पर बोल्ड मेकअप किए, दिखने में सुंदर और हॉट लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे का गुस्सा और नफरत उसको डरावना बना रही थी। वह लड़की मेंशन के हॉल में चिल्लाते हुए सामानों को तोड़ रही थी। सारे नौकर डर के मारे एक साइड खड़े उस लड़की के डरावने रूप को देख रहे थे। तभी वहां रितेश, राजीव, यश और नीलम आए। उस लड़की को इतने गुस्से में देख पहले तीनों हैरान हो गए, लेकिन जल्द ही उनको गुस्सा आने लगा। यश उस लड़की के पास जाकर उसके हाथ से एक महंगी मूर्ति लेकर गुस्से में बोला, काव्या, यह क्या बदतमीजी है? क्या तुम पागल हो गई हो? हम यहाँ कुछ दिनों में रोड पर आने वाले हैं और तुम हमारा नुकसान कर रही हो। यश के ऐसे बोलने पर काव्या गुस्से में बोली, हाँ, मैं पागल हो गई हूँ भाई, और अगर आपको पता चला तो आपका भी यही हाल होगा। हमारी यहाँ हालत खराब है और वहाँ वह लड़की अपनी जिंदगी सुकून और खुशी से जी रही है। यह कैसे हो सकता है? हमारी इस हालत की जिम्मेदार वह कमीनी है। हमें बर्बाद वह चैन से जी रही है। मैंने कहा था उस लड़की को मार दो, लेकिन आप लोगों को उसे फायदा लेना था। देखो अब क्या हुआ। हमें अब वह कहीं का नहीं छोड़ेगी। काव्या की बातें किसी को समझ नहीं आई। नीलम उसको शांत करते हुए बोली, काव्या बच्चा, शांत हो जाओ और अपनी माँ को बताओ तुम किसके बारे में बात कर रही हो? कौन है इन सब के पीछे? काव्या गुस्से में बोली, माँ, मैं उस कमीनी और मनहूस कैरवी की बात कर रही हूँ। वह जिंदा है और मजे से अपनी लाइफ जी रही है। काव्या की बात सुन नीलम, राजीव और यश हैरान हो गए। यश बोला, तुम सच में पागल हो गई हो? वह लड़की उस ब्लास्ट में मर गई है। काव्या पागलों के जैसे हंसते हुए बोली, मुझे पता था आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा है। मेरे पास प्रूफ है। बोल कुछ फोटो उसको दिखाने लगी जो वह मॉल में ली गई थी। उन फोटो को देख रितेश हैरानी से बोला, यह लड़की उस ब्लास्ट से बची कैसे, और अगर बची भी तो राठौर और रजावत के पास कैसे पहुंची? नीलम पैनिक करते हुए बोली, लगता है तुम भूल गए हो वह विक्रम रजावत कौन है। अब हमें उस डेविल से कोई नहीं बचा सकता। अब तक उसको हमारे बारे में पता चल गया होगा। तेजीव बोला, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। जो इस इंसान इतने साल तक अपनी बेटी का पता नहीं लगा पाया, वह अचानक उसके पास कैसे पहुंचा? जरूर हमारे बीच कोई गद्दार है। और रही बात विक्रम की, तो भूलो मत, हमारे साथ जो इंसान है वह विक्रम से ज्यादा नहीं तो कम पावरफुल भी नहीं है। हमें जल्दी से उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। यस पापा, कहीं हमारे साथ जो हो रहा है उसके पीछे यह कैरवी तो नहीं? क्योंकि हमारी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा उसको पता है। रितेश, राजीव, मुझे लगता है यह सब प्रोडक्ट जरूर उसके बनाए हैं, लेकिन यह सब काफी समय पहले बना है। मुझे लगता है इन सब के पीछे उस विक्रम रजावत और उसके बेटे का हाथ है। मुझे जल्दी से बॉस को इन्फॉर्म करना होगा। बोल अपना फोन निकाल किसी को कुछ बताने लगा। उसके बाद उधर से कुछ बोला गया जिसे सुन राजीव के चेहरे पर सातिर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद फोन रख वह शैतानों के जैसे हंसते हुए बोला, अब उस कैरवी को कोई नहीं बचा सकेगा। कैरवी मरेगी, उसी के साथ पूरी रजावत फैमिली, स्पेशली वह विक्रम और चंद्रकांत रजावत टूटेगा। जब तक रजावत खानदान पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता, हमारा बदला पूरा नहीं होगा। अब जल्दी वह आएंगे। इस बार हमारी जीत होगी। राजीव की पूरी बात सुन नीलम, यश और काव्या के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। काव्या बोली, डैड, मैं उस कैरवी को अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। मैं उससे इस दुनिया से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। नीलम,
तुम्हारा सपना पूरा होगा। हम उस कैरवी और उसके परिवार को दर्दनाक मौत देंगे। यह प्लानिंग कर रहे हैं, इस बात से अनजान किसी की नज़र हमेशा इन पर है। डेविल्स लैब। सारे बॉयज और डेविल्स कैरवी के रूम में बैठे उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। करीब 1 घंटे बाद सबको कैरवी के दर्द में कराहने की आवाज़ आई। विक्रम, अभिषेक उसको अच्छे से चेक करने लगे। धीरे धीरे कैरवी अपनी आंखें खोली। उसके सामने लैब का सफ़ेद सीलिंग आया। कैरवी की आंखों में डर दिखने लगा। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। वह थोड़ा पैनिक करने लगी। तभी उसको अपनी हाथों पे पकड़ कर किसी का पकड़ महसूस हुआ। कैरवी अपना सिर घुमाकर देखी। उसके एक तरफ विक्रम जी और दूसरी तरफ आर्यन और अरुण बैठा था। वहीं सामने प्रतीक्ष के पीछे बाकी लोग खड़े थे। विक्रम जी कैरवी को पैनिक करता देख बोले, बच्चा शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, आप हमारे पास हो, हमारे साथ हो, आप बिल्कुल ठीक हो। फिर विक्रम जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, कैसा फील हो रहा है आपको? कहीं दर्द होगा तो बोलना। कैरवी अब शांत हो गई थी। वह एक छोटी सी स्माइल के साथ बोली, पापा हम ठीक हैं, अभी हमें कहीं दर्द नहीं हो रहा। फिर अपने चारों तरफ देखकर बोली, हम यहाँ कैसे आए? अरुण विक्रम जी के पास आकर आप उसके हाथों पर किस कर नम आंखों से बोला, प्रिंसेस आप कैसे आए वह छोड़ो, पहले आप हमें यह बताओ, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर आपने हमें क्यों बताया क्यों नहीं? ऐसे अपने दर्द को हमसे क्यों छुपाया? आप सोच भी नहीं सकती, आपको उस हालत में देख हम कितना डर गए थे। कैरवी अरुण के डर को उसकी आंखों में देख सकती थी। वह थोड़ा गिल्टी टोन में बोली, सॉरी भाई, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। फिर हल्की स्माइल के साथ बोली, हम लाइफ में फर्स्ट टाइम बाहर घूमने जाने वाले थे, वह भी आप लोगों के साथ। हम अपने दर्द को भूल उस समय सिर्फ एंजॉय करना चाहते थे। आर्यन, बच्चा अगर आपको घूमना था तो हमें बताते, यूँ खुद को दर्द देने की क्या ज़रूरत थी? आपको पता भी है हमें कितना दर्द होता है आपको इस हालत में देखकर। कैरवी, भाई सॉरी भाई ना, उस समय हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अपना दर्द, अपना पास्ट, अपना डर सब कुछ भूलकर और ऐसे भी हमें इस तरह के दर्द सहने की आदत है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं सोचा। अपनी बात पूरी करते हुए उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ गए, जो किसी से नहीं छुपा। कैरवी को सैड होता देख ऋतिक जी बोले, प्रिंसेस आप उन इमोशनल लोगों को छोड़ो और अपने हैंडसम और इंटेलिजेंट अंकल से बात करो। रेहान, कबीर, प्रणव जी, विक्रांत जी और ऋतिक जी को कैरवी कंफ्यूजन से देखने लगी। तभी कबीर उसके सामने आकर बड़ी स्माइल के साथ बोला, हेलो एंजल, तुम इनको छोड़ो, पहले मुझसे मिलो, मैं हूँ आपका कूल एंड हैंडसम कबीर भाई। कैरवी को कबीर और ऋतिक जी का जॉली नेचर अच्छा लगा। वह स्माइल करते हुए कबीर से बोली, हेलो भाई। कबीर कैरवी के सॉफ्ट गालों को टच करके बोला, हाय मेरी एंजल कितनी क्यूट और ब्यूटीफुल है। मैं इस दुनिया का सबसे लकी भाई हूँ जो मुझे इतनी क्यूट सिस्टर मिली है। कबीर के इस बात पर सारे बॉयज उसको अपनी खतरनाक नज़रों से घूरने लगे। वहीं प्रतीक्ष अपनी जलती आंखों से कबीर के उस हाथ को देखने लगा जो कैरवी के गाल पर था। सबकी नज़र खुद पर महसूस कर कबीर कैरवी के गालों से हाथ हटा अपने दांत दिखाकर बोला, एंजल चलो मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाता हूँ। फिर वह सबका इंट्रोडक्शन दिया। थोड़ी देर बाद कैरवी सबसे बातें करने लगी। किसी से बात न करने वाला रेहान भी कैरवी से काफ़ी सॉफ्टली बात कर रहा था, जिस पर सब हैरान थे, स्पेशली ऋतिक जी। सबसे बात कर कैरवी को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद अभिषेक जी अपना सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कैरवी से बोले, बच्चा आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता था ना वो टेम्पररी एंटीडोट भी एक तरह का ड्रग है, तो फिर आपने उसके इतने हाई डोज क्यों लिए? आप तो खुद एक साइंटिस्ट के साथ जीनियस डॉक्टर हो, फिर आपके ऐसा करने का रीज़न क्या है? डेविल्स कैरवी के बारे में सब कुछ जानते हैं। कैरवी के बारे में वो जान उनको बहुत प्राउड फील हुआ। स्पेशली विक्रम जी को। कैरवी का माइंड विक्रम जी से भी ज़्यादा तेज था। इस बात का जान उनको कैरवी पर गर्व होने लगा। उनके बेटे भी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कैरवी की बात अलग है। अभिषेक जी के इस सवाल पर सब कैरवी को देखने लगे। वहीं कैरवी अपनी नज़र चुराने लगी। वह इधर उधर देखने लगी। आर्यन अपनी आंखें छोटी कर बोला, प्रिंसेस जवाब दो, आपने ऐसा क्यों किया, यह जानते हुए कि उसके बाद आपकी लाइफ खतरे में आ सकती है? कहीं आपने कुछ खतरनाक तो नहीं किया है ना? कैरवी अपनी दांत दिखाकर स्माइल के साथ बोली,
द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट और अपने इतने प्यारे द डेविल्स अंकल के होते हुए उनकी प्रिंसेस को कैसे कुछ हो सकता है। कैरवी के इस बात पर डेविल्स हैरान हो गए। सबसे ज़्यादा हैरान हमारे बॉयज़ हुए। आज उनको खुद पर शक होने लगा। उनके इतने पावरफुल होने के बाद भी वह अपने फादर का सच नहीं जान पाए। वहीं कैरवी जो महज एक 18 साल की लड़की जो अभी अभी अपने घर आई है, उसको भी यह बात पता था। ऋतिक जी और विक्रांत जी बॉयज़ को एक चिढ़ाने वाली स्माइल दिए, जैसे बोल रहे हों तुम्हारे इतने पावरफुल होने का कोई फ़ायदा नहीं है। विक्रम जी, प्रिंसेस आपको हमारे बारे में कैसे पता चला और आपको यह कैसे पता हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कैरवी, जब मैं भाई को अपने बारे में बता रही थी उस समय आप वहीं थे। यह बात मुझे पता थी। उसके बाद रात को आप मेरे रूम में आकर जब मेरा चेकअप कर रहे थे उस समय मैं सोई नहीं थी। मुझे अपने पापा पर पूरा विश्वास था, वह मुझे कुछ नहीं होने देंगे। इस पर सब स्माइल करने लगे। तभी कबीर सबके बीच आते हुए कैरवी से बोला, एंजल वह तो ठीक है, लेकिन आपको कब पता चला आपके पापा ही साइंटिस्ट अल्बर्ट हैं और द डेविल्स के लीडर। इस पर कैरवी अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, जब मैं उनके कैद में थी तभी मुझे डेविल्स के बारे में पता चला। मैं शुरू से आप लोगों के बारे में जानती थी। कैरवी को इनके डेविल्स होने का सच अपने पिछले जन्म में पता चला था, वह भी राजीव के कारण, लेकिन उस समय उसके नज़र चुराने के कारण कुछ और था। तभी ऋतिक जी को कुछ याद आया। वह अपनी आंखें छोटी कर कैरवी को देखते हुए बोला, गुड़िया कहीं तुम वही क्यूट एंजल तो नहीं हो। क्यूट एंजल सुन डेविल्स कैरवी को देखने लगे। वहीं कैरवी चादर से अपना चेहरा छुपाने लगी। कैरवी के इस हरकत और डेविल्स समझ गए उनका शक बिल्कुल सही है। वह कैसे क्यूट एंजल को भूल सकते हैं। थोड़ी देर बाद वहां डेविल्स मेंबर के हंसने की आवाज़ आने लगी। अमित कंफ्यूज होकर बोला, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हो, हमें भी बताओ। क्यों हंसे डेविल्स? क्या दुश्मनी थी रजावत से? कौन है क्यूट एंजल? थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय और सुनते रहिए कैरवी द मूनलाइट रिबॉर्न। बाय बाय। चैप्टर 21, क्यूट एंजल की शरारतें। सबको क्यूट एंजल का सच पता चला। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ से ज़रूर कमेंट में बताएं आप लोगों को और कैसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं। मैं वैसी ही कहानियाँ लाने की कोशिश करूँगी और आप लोगों को यह कहानी कैसी लग रही है यह भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अब आते हैं कहानी पर। क्यूट एंजल के नाम पर विक्रम और अभिषेक जी के चेहरे पर स्माइल और हैरानी दोनों आ गए। वहीं ऋतिक का मुंह बन गया, जिस पर उनकी स्माइल दुगनी हो गई। ऋतिक जी मुंह बनाते हुए बोले, गुड़िया आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी थोड़ी सी तो इज्जत कर लेती। दुनिया मुझे डेविल आरके के नाम से जानती है और आपने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। विक्रांत जी हंसते हुए बोले, गुड़िया की कोई गलती नहीं थी, उसका कहना बिल्कुल सच था। अब तुम सच बर्दाश्त न कर पाए तो उसमें उसकी क्या गलती? फिर हंसते हुए बोला, ऐसे तुम लगते भी हो चिंपांजी के जैसे। वहीं कैरवी अपनी नजरें नीचे किए सबकी बातें सुन रही थी। विक्रम जी प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोले, बच्चा आई प्राउड ऑफ यू। आपने जो किया बिल्कुल सही किया। आपको हम अपनी नजरें नीचे करने की जरूरत नहीं है। कैरवी मासूमियत से बोली, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? मैंने आपको भी गलत साबित किया है, आपको भी काफ़ी कुछ बोला था। आप तो उनके लीडर हो ना। विक्रम जी, बच्चा वक्त के साथ परिवर्तन होना ज़रूरी है। आपके अपने प्रमाण को साबित हुआ है और ऐसे भी उस समय आप मेरी लाइफ में एंजल बनकर आई थी। आपको याद है हम बेस्ट बडी फॉर एवर हैं। फिर विक्रांत, प्रणव, ऋतिक और अभिषेक एक साथ बोले, हम भी। बोल सब हंसने लगे। वहीं हमारे बॉयज़ कंफ्यूज थे, उन सबको देखने लगे। उन जब कबीर से रहा नहीं गया तो वह बोला, आप लोग एंजल से किस बारे में बात कर रहे हो? हमें भी बताओ। और ये क्यूट एंजल कौन है और उसका एंजल से क्या रिश्ता है? ऋतिक जी बोले, मैं बताता हूँ। हमारी प्रिंसेस क्यूट एंजल की शरारतें। इस पर कैरवी का मुंह बन गया। कैरवी के किडनैप होने के बाद फैमिली का प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अंडरवर्ल्ड और रिसर्च करना छोड़ दिया। उसके बाद हमारी दुनिया में कोई रंग नहीं किया। हम सिर्फ ऑफिस से काम करते और अपने परिवार के लिए जीते। 2 साल बाद हमें मार्क का कॉल आया। मार्क हमारे हेड लैब का इंचार्ज और हमारा एक अच्छा दोस्त है।
उसने बताया कोई है जो हमारे दिए थ्योरी को चैलेंज कर रहा है, वो भी विथ प्रूफ। यह सुन हम लोग थोड़ा अजीब लगा। हमने अपना डेविल साइट खोला जिसमें हमारे रिकॉर्ड और रिसर्च शो होता है। हम यह देख हैरान हुए। किसी ने हमारे एक्सपेरिमेंट में कुछ अदर केमिकल ऐड कर उसको पूरी तरह चेंज कर दिया है। बहुत कोशिश करने के बाद हमें सिर्फ क्यूट एंजल नाम पता चला। क्यूट एंजल के सारे प्रूफ पहले से अच्छे और बेस्ट थे, लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। कोई मेरे ऊपर कैसे कमेंट कर सकता है? मेरे एक स्टेटमेंट पर क्यूट एंजल के कमेंट थे जिसका कुछ लोग मजाक बनाने लगे। गुस्से में आकर मैंने उसको अपने ग्रुप में ऐड कर काफ़ी कुछ पूछ लिया, लेकिन एंजल ने सबका सही जवाब दी। धीरे धीरे हम उसमें इम्प्रेस होने लगे। कुछ दिन बाद हमें पता चला वह सिर्फ 8 साल की बच्ची है। हमें यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन हमने ज़्यादा नहीं सोचा। विक्रम तो उसका बेस्ट बडी बन गया। उसको जब भी कोई डाउट या प्रॉब्लम होता वह हमसे पूछती, जिसके कारण वह हमारी खुशियों की चाबी बन गई। हमने बहुत कोशिश की उसका लोकेशन ट्रेस करने की, लेकिन हम नहीं कर पाए। फिर अचानक क्यूट एंजल हमसे बात करना बंद कर दी। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। फिर हम अब भी अपने लाइफ में बिजी हो गए। अमित हैरानी से बोला, मतलब इस दुनिया में कोई है जो डेविल्स को भी हरा सकता है? मैं तो आज और अभी से अपनी प्रिंसेस का फैन बन गया हूँ। आज के बाद मुझे जो भी पूछना होगा मैं प्रिंसेस के पास जाऊंगा। आर्यन प्रतीक्ष को कैरवी पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होने लगा। लेकिन जब दोनों अमित की बात सुने तो दोनों अपनी आंखें छोटी कर उसको घूरने लगे। आर्यन थोड़ा कड़क आवाज में बोला, खबरदार मेरी प्रिंसेस के पास आए तो तुम्हें जो काम हो किसी और से पूछ लेना, लेकिन मेरी प्रिंसेस को परेशान नहीं करोगे। इस पर प्रतीक्ष भी अमित का आंखों से धमकी देने लगा। प्रणव कैरवी से बोले, गुड़िया आप क्यों अचानक हमसे बात करना बंद की थी? आपको पता है हम कितने परेशान हुए थे। प्रणव की इस बात पर कैरवी काफ़ी उदास हो गई। वह बोली, हमें मना किया गया था। कैरवी की बात किसी को समझ नहीं आई तो अभिषेक जी बोले, किसने मना किया था, पूरी बात बताओ। कैरवी, जब मैं लैब में थी और मुझे कुछ याद नहीं था, उस समय मैं सिर्फ किताबें पढ़ती और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करती। करीब 2 साल मेरे पास काफ़ी नॉलेज आ गया। उसके बाद मुझे वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट के बारे में जानना था। वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट और उनके एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग में आर्टिकल पढ़ने लगी। उसी समय मुझे द डेविल्स के बारे में पता चला। मुझे उनका रिसर्च और इक्विपमेंट बहुत अच्छा लगा। कुछ प्रोजेक्ट में मुझे कुछ चेंज करना सही लगा, इसलिए मैंने वह कर दिया। मुझे नहीं पता था आप लोगों को बुरा लगेगा और आपको मेरी बात हर्ट करेगी। मुझे सच्ची में किसी से बात करना नहीं आता था। जब मैं आप लोगों से बात करने लगी तब मुझे पता चला कैसे बात करते हैं। आप लोग से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, लेकिन 4 साल बाद जब यह बात राजीव अरोरा को पता चल गई, उसके कहने पर मैंने आपसे सारे कनेक्शन तोड़ दिए। यह सब बोलते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। कैरवी को उस टाइम बहुत बुरा लगा था। सबको कैरवी का अकेलापन और उसका दर्द समझ आने लगा। विक्रम जी उसको अपने गले से लगाकर बोले, बच्चा हम हैं आपके पास, आपके साथ। हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। कैरवी नम आंखों से बोली, पापा मुझे आपके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता था। मैं आप लोग के साथ ज़िंदगी जीने लगी थी, खुश रहने लगी थी। मुझे बात करना और हंसना भी आ गया था, लेकिन फिर सब खत्म हो गया। विक्रम जी, कोई बात नहीं बच्चा, अब हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तभी ऋतिक जी बोले, मैं भी इस पर विक्रांत जी बोले, तुम रहने दो। तेरे से कहीं ज़्यादा दिमाग हमारी प्रिंसेस के पास है। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद आर्यन बोला, प्रिंसेस अब आप रेस्ट करो, कुछ देर बाद हम घर जाएंगे। आर्यन की बात मान कैरवी सो गई। 2 घंटे बाद कल मिलने का बोल सब वहां से निकल गए। तब तक के लिए बाय बाय और सुनते रहिए कैरवी द मूनलाइट रिबॉर्न। चैप्टर 22 सेलिब्रेशन, आर्यन और कृतिका की नज़दीकियाँ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। अब आते हैं कहानी पर। रजावत मेंशन। सुबह से मेंशन में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। मेंशन के हॉल में विक्रम जी, अभिषेक जी, विक्रांत जी, प्रणव जी और ऋतिक जी बैठे आपस में बात कर रहे थे। वहीं घर के बाकी
बाहर गार्डन में बैठे थे। विक्रांत जी विक्रम जी से बोले, अब गुड़िया कैसी है? एंटीडोट का रिएक्शन तो नहीं हुआ ना? विक्रम जी बोले, रात में प्रिंसेस को थोड़ी प्रॉब्लम हुई लेकिन अब वह ठीक है, अभी वह रेस्ट कर रही है। प्रणव जी, रेस्ट करने दो उसे, क्योंकि वह जितना ज़्यादा रेस्ट करेगी मेडिसिन ज़्यादा असर करेगी। फिर अपनी चारों तरफ देखकर बोले, बाकी बच्चे कहाँ हैं? कोई दिख क्यों नहीं रहा है? अभिषेक जी बोले, प्रतीक्ष, आर्यन, अमित, कबीर और रेहान आर्यन के स्टडी रूम में हैं। वही बाकी बच्चे गार्डन में आज के सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। जब से उन्हें हमारी पार्टी का पता चला है वो लोगों के पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे। ऋतिक जी बोले, विक्रम, क्या तुम गुड़िया को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने दोगे? फिर पप्पी फेस बनाकर बोले, मैं हमेशा से एक बेटी चाहता था जो हमेशा मेरे साथ थे अपनी हिटलर माँ के सामने, लेकिन देखो मुझे क्या मिला, क्या एक नालायक बेटा जो अपनी माँ का चमचा है, हमसे हमेशा मुझे मेरी बीवी से दूर करता है। इस पर विक्रम जी अपनी आंखें छोटी कर उसको घूरते हुए बोले, खबरदार अगर मेरी प्रिंसेस को अपनी तरफ करने का सोचा भी तो। बोल उसको आंखों से वार्निंग दे दिए, जिसे ऋतिक जी समझ गए। ऋतिक जी, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारे पास एक इतनी सुंदर और समझदार जीनियस बेटी है। एक मुझे देखो, मेरा बेटा निकला वो भी खड़ूस और नालायक। वहीं उनकी पत्नियां राधिका जी के साथ किचन से काम करते हुए बातें कर रही थीं। वो लोग अपना काम खत्म कर हॉल में आई थी, तभी उनको ऋतिक जी की आवाज आई। विक्रांत अग्निहोत्री की पत्नी अंजलि अग्निहोत्री, उम्र 50 साल, और इनका एक बेटा है कबीर अग्निहोत्री। अंजलि एक फैशन डिजाइनर है। प्रणव शेखावत की पत्नी आरती शेखावत, उम्र 50 साल, इनका बेटा प्रणव शेखावत है। आरती एक डॉक्टर है, वही प्रणव बिजनेसमैन। ऋतिक रावत की पत्नी रिद्धि रावत, उम्र 50 साल, इनका बेटा रेहान रावत है जो एक आर्मी ऑफिसर है। रिद्धि जी एक हाउसवाइफ हैं जो अपने फ्री टाइम में राधिका जी के साथ एनजीओ का काम करती हैं। इनकी पत्नियां भी आपस में दोस्त हैं। इनकी फैमिली को इनके डेविल्स होने का पता नहीं है। रिद्धि अपने कमर पर हाथ रख गुस्से में ऋतिक के सामने खड़े होकर बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को नालायक और खड़ूस बोलने की? और क्या कहा, मैं हिटलर हूँ? अपने सामने रिद्धि को देख ऋतिक के चेहरे पर डर आ गया। वही बाकी सब ऋतिक की हालत देख हंसने लगे। ऋतिक अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ऋतिक अपनी जगह से खड़े होकर रिद्धि से बोले, रिधु, मेरे बोलने का वह मतलब नहीं है। मैं हमारे सुंदर और समझदार बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? रिद्धि जी गुस्से में उनके पैर पर मारते हुए बोली, आज अपने सोने का कहीं और इंतजाम कर लेना। बोल वहां से निकल गई। वहीं ऋतिक जी भी उनको मनाने के लिए उनके पीछे भागे। अभिषेक, प्रणव और विक्रांत उनकी हालत पर हंसने लगे। तभी उन्हें खुद पर किसी की घूरती नजर महसूस हुई। वह अपने पास देखे उनकी बीवियां उनको ही घूर रही थीं। आशा जी अभिषेक जी से बोली, खबरदार अगर आपने मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। अभिषेक जी, आशा, आप ऐसी कैसी बातें कर रही हैं? मैं हमारे बच्चों के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, वो तो हमारी जान है। अंजलि विक्रांत जी से बोली, लगता है घर में रहकर बोर हो गए हैं। विक्रांत जी अपनी पत्नी को इशारा समझ गए। वह अपनी बीवी को गले लगाए बोले, बेबी, तुम और हमारा बेटा ही तो मेरी दुनिया है। तुम दोनों से दूर मैं कैसे रह सकता हूँ? यू नो ना, आई लव बोथ ऑफ यू सो मच। हमारे डेविल्स में भी सबसे ज्यादा खौफ अपनी बीवियों का था। विक्रम जी को अपने दोस्त के हालत पर हंसी आने लगी, लेकिन वह हंसे नहीं। तभी राधिका जी उनसे बोली, हम प्रिंसेस को देख कर आते हैं, वह अभी तक उठी नहीं है। उसने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। विक्रम जी बोले, आप रहने दें, हम प्रिंसेस को लेकर आते हैं। जब तक उनके लिए कुछ हल्का नाश्ता बना दीजिए, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कैरवी की तबीयत का सुन राधिका जी के साथ अंजलि, आशा और आरती परेशान हो गईं। राधिका जी थोड़ा पैनिक करते हुए बोली, क्या हुआ हमारी बच्ची को? विक्रम जी उनको शांत करते हुए बोले, कुछ नहीं हुआ है प्रिंसेस को, कल रात उनको थोड़ा फीवर आ गया था, इसलिए हम हल्के खाने का बोल रहे हैं। तब जाकर सब शांत हुए। राधिका जी बोली, हम अभी बनाते हैं। तभी अंजलि, आशा और आरती जी भी राधिका जी के साथ किचन में चली गईं, क्योंकि उनको भी कैरवी के लिए अपने हाथों से कुछ अच्छा बनाना था। अभिषेक जी विक्रम जी से बोले, प्रिंसेस को थोड़ा आराम से संभालना, उसको आज पूरे बॉडी में पेन होगा। विक्रम हाँ में सर हिलाते हुए कैरवी के रूम की ओर बढ़ गए। गार्डन में सब सजावट कर रहे थे। कृतिका पीछे सीढ़ी पर चढ़कर ट्री पर फेरी लाइट लगा रही थी।
वहीं बाकी सब आगे काम कर रहे थे। अचानक कृतिका जिस सीढ़ी पर खड़ी थी वह स्लिप करने लगा। वह ऊपर से नीचे गिरने लगी। डर से कृतिका की आंखें बंद हो गईं। तभी उसको ऐसा फील हुआ जैसे वह अभी किसी के बाहों में है। कृतिका अपनी आंखें जैसे आंखें खोली, उसकी आंखें आर्यन के इंटेंस आंखों से जा मिली। आर्यन को अपने सामने देख कृतिका का चेहरा लाल हो गया। वहीं आर्यन की आंखों में चमक आ गई। कृतिका धीरे से बोली, आर्यन हमें नीचे उतारें, कोई हमें ऐसे देख लेगा। आर्यन कृतिका को घूरने लगा, फिर उसको वहां से वैसे ही गोद में लिए थोड़ी दूर पर लाया। वहां काफी पेड़ था। आर्यन कृतिका को अपनी गोद से नीचे उतार लिया, लेकिन खुद से अलग नहीं किया। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझसे मिलने क्यों नहीं आई और हमें ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? कृतिका अपनी नजरें नीची किए बोली, वो हमें टाइम नहीं मिला और हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे थे। कृतिका इस वक्त एक शॉर्ट टी शर्ट और एक स्कर्ट पहने, बालों का पोनी बनाए काफी सुंदर लग रही थी। आर्यन का कंट्रोल खुद से छूटने लगा। वह उसको अपनी हसरत भरी नजरों से देखने लगा। आर्यन कृतिका को खुद से चिपका उसके अपने हाथ कृतिका के खुले कमर पर मूव करने लगा, जिससे कृतिका की आंखें बंद हो गईं। उसी के साथ उसकी सांसें तेज होने लगीं। अगले ही पल आर्यन अपने होंठ कृतिका के होंठों पर रख डीप एंड पैशनेट किस करने लगा। इसी के साथ उसके हाथ कमर से होते हुए उसके ऊपर अपर पार्ट पर आ गए। आर्यन उसके अपर पार्ट को हल्के से प्रेस किया तो कृतिका के मुंह से हल्की आह निकल गई। इसी के साथ आर्यन उसको फ्रेंच किस करने लगा। कृतिका भी उसका साथ देने लगी। करीब 25 मिनट बाद जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तब जाकर दोनों अलग हुए। आर्यन कृतिका के नेक और कॉलर बोन पर किस के साथ बाइट करने लगा, जिससे कृतिका की आहें निकलने लगी। जिसे सुन आर्यन एक्साइटेड हो गया। आर्यन के एक हाथ कृतिका के अपर इनर को ओपन कर दिया, जिसे महसूस कर कृतिका कांप उठी। उसकी पकड़ आर्यन के कंधे पर और कस गई। आर्यन कृतिका के कान के पास आकर मैग्नेटिक वॉइस में बोला, जान रिलैक्स, कुछ नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा प्यार करूंगा। 15 मिनट बाद उसका दूसरा हाथ थाई से होते हुए उसके लोअर पार्ट पर आ गया। कृतिका भी आंखें बंद किए पूरी तरह आर्यन के प्यार में डूबी थी। तभी आर्यन अपने हाथ उसके लोअर इनर से ऊपर से सहलाया, जिसे महसूस कर कृतिका के बॉडी के करंट लगने लगा। वह होश में आकर अपना एक हाथ आर्यन के हाथ पर रख दी। आर्यन कृतिका को देखने लगा, फिर हल्की स्माइल के साथ उसके फॉरहेड पर किस कर बोला, ट्रस्ट मी जान, शादी के पहले मैं कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना भी शरीफ नहीं तुम्हें अपने पास देखूं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तुम्हें प्यार करने से आज छोड़ रहा हूं, लेकिन आगे नहीं छोड़ूंगा। लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने प्यार के रंग में रंग दूंगा। फिर वह वहां से अपना हाथ हटा कृतिका के ऊपर इनर को बंद कर उसकी हालत ठीक कर उसके उसके होंठों पर हल्की किस कर बोला, जान आज खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन आगे नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जल्दी से अपनी पढ़ाई खत्म करो, मैं और वेट नहीं कर सकता। फिर लंबी सांस ले खुद को शांत कर बोला, जाओ यहाँ से। कृतिका आर्यन की हालत समझ रही थी, इसलिए वह उसके गालों पर किस कर वहां से भाग गई। वहीं कृतिका के इस हरकत और आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह बोला, जान लगता है तुम्हें अपने प्यार को महसूस कराना होगा, तुम काफी शरारती हो रही हो। फिर आर्यन भी वहां से चला गया। आर्यन और कृतिका की सगाई हो चुकी है। फैमिली कृतिका के पढ़ाई पूरे होने का इंतजार कर रही है। वहीं आर्यन भी यह चाहता है कृतिका पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। तो क्या होगा आगे, क्या करेगा आर्यन, यह सब जानने के लिए सुनते रहिए कैरवी द मूनलाइट रिबॉर्न और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें कि आपको पता चले कि अगला पार्ट कब आ रहा है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड चैप्टर 23 गिफ्ट। कैरवी की शक्तियाँ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अब आते हैं कहानी पर। कैरवी का रूम। दवाई के असर से कैरवी अभी तक सोई थी। वहीं अर्पित भी उसके पास हाथ पकड़े बैठे ही सो रहा था। सुबह के 4 बजे अचानक अर्पित की नींद खुली। उसकी आंखों के सामने नींद में भी बार बार कैरवी का दर्द भरा चेहरा आने लगा, जिससे उसको बेचैनी होने लगी। वह अपने रूम से निकल कैरवी के रूम में आ गया। उस समय कैरवी दवाइयों के असर से सोई थी। कैरवी को सोता देख अर्पित का बेचैन दिल शांत हो गया। वह वहीं बेड पर कैरवी के पास उसका हाथ पकड़ बैठ गया। अर्पित कैरवी को देखते हुए सो गया।
विक्रम जी जैसे ही रूम में आए उनकी नज़र अर्पित और कैरवी पर गई। कैरवी का सिर अर्पित के गोद में था, वहीं अर्पित का हाथ कैरवी के सिर पर था। दोनों के चेहरे पर मासूमियत थी। विक्रम जी प्यार से अर्पित का सिर सहलाते हुए बोले, बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई। विक्रम के बोलने पर अर्पित उठ गया। विक्रम जी को देख वह बोला, पापा प्रिंसेस अब कैसी है? विक्रम जी अब आपकी बहन बिल्कुल ठीक है। अब तुम अपने रूम में जाकर रेडी हो जाओ, बाहर सब आए हैं, मैं प्रिंसेस को लाता हूँ। विक्रम जी के बोलने पर अर्पित कैरवी के सिर पर प्यार से किस कर वहाँ से चला गया। अर्पित के जाने के बाद विक्रम कैरवी को जगाए, उसके बाद उसको दवाइयाँ देकर रेडी करवाए। कुछ देर बाद कैरवी रेडी होकर विक्रम जी के साथ नीचे हॉल में आई। कैरवी को अपने सामने देख आशा, अंजलि, आरती और रिद्धि के चेहरे पर चमक आ गई। कैरवी को हॉल में देख राधिका जी उसके पास आकर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, कैसी है मेरी बच्ची? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? बताओ अपनी मम्मा को। कैरवी मासूमियत से बोली, मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख मुझे बोलकर गोल गोल घूमकर दिखाने लगी, जिस पर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर कैरवी अपने पेट पर हाथ रख बोली, मम्मा मुझे भूख लगी है। रिद्धि जी कैरवी के पास आकर बोली, मेरी बच्ची को भूख लगी है? चलो आज आपकी ब्यूटीफुल आंटी आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगी। कैरवी अपनी भूरी आंखों से टुकुर टुकुर उन्हें देखने लगी। तभी आरती जी उनके पास आकर रिद्धि के सिर पर हल्के से मारकर बोली, पागल, पहले उसको अपने बारे में बताओ। फिर आगे वह कैरवी से बोली, बेटा हम आपकी आरती आंटी, आपके कबीर भाई की माँ। फिर वहीं अंजलि जी आकर बोली, हम हैं आपकी अंजलि आंटी, आपके अमित भाई की माँ। फिर रिद्धि बोली, हम हैं आपकी रिद्धि आंटी, आपके रेहान भाई की माँ। लेकिन आज मुझे ब्यूटीफुल आंटी बोलना। कैरवी को सब बहुत अच्छे लगे और सबसे ज़्यादा रिद्धि। थोड़ी देर बाद कैरवी डाइनिंग टेबल पर बैठी अपने सामने का नज़ारा देख रही थी। उसके चारों तरफ से आशा, अंजलि, आरती, रिद्धि और राधिका अपने हाथों से उसको खाना खिलाने लगी। वहीं हमारे डेविल्स उनको देखने लगे। ऋतिक बोला, यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, हमारी बीवियों ने गुड़िया को अपना इंट्रोडक्शन हमारे बच्चों के नाम से क्यों दिया? वह हमारे नाम से भी इंट्रोडक्शन दे सकती थी। विक्रांत जी बोले, क्योंकि उनके नज़र में हमसे ज़्यादा वैल्यू हमारे नालायक बेटों की है। तभी ऋतिक बोला, धीरे बोल भाई, बहुत मुश्किल से मेरी वाली मानी है, अगर फिर से सुन लिया तो महाभारत हो जाएगा तेरे और मेरे घर में, और हमें वनवास जाना पड़ेगा। मेरा कोई मूड नहीं वनवास जाने का। विक्रम, अभिषेक और प्रणव जी भी इस बात पर अपना सिर हिला दिए। आज का पूरा दिन सबका हंसी खुशी से निकल गया। कैरवी को सारी लेडीज छोड़ ही नहीं रही थी, वहीं उसको भी सबके साथ बहुत मज़ा आ रहा था। शाम का वक्त, सब लोग रेडी होकर गार्डन में आए। सबके हाथ में कुछ न कुछ गिफ्ट था कैरवी के लिए, क्योंकि वह जब से आई थी किसी को टाइम नहीं मिला था उसको गिफ्ट देने का। सब कैरवी को महंगे और सुंदर सुंदर गिफ्ट दिए। कैरवी को सारे गिफ्ट पसंद आए, सब सिर्फ विक्रम का गिफ्ट बाकी था। विक्रम कैरवी के आगे एक पेपर बढ़ा दिए। उस पेपर को देख कैरवी की आंखों में चमक आ गई। वह एक्साइटेड होकर बोली, पापा क्या मैं जा सकती हूँ? यह सच है? विक्रम जी, हाँ प्रिंसेस, आप कल से कॉलेज जा सकती हैं। हमने आपका एडमिशन मुंबई के बेस्ट कॉलेज में करवा दिया है। कैरवी उनके गले लग बोली, थैंक यू पापा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली अब मैं बाहर जा सकती हूँ, वो भी कॉलेज। कितना मज़ा आएगा ना? कृतिका आकर उसके गले लग बोली, वाओ क्यूटी, अब हम सब सेम कॉलेज में पढ़ेंगे, कितना मज़ा आएगा। तभी उनके पास अरुण, अर्पित और वीर आकर बोले, हम भी वहाँ पढ़ते हैं। इस पर पांचों हंसने लगे। ऐसी ही मस्ती करते हुए सबने डिनर किया। डिनर कर सब अपने घर के लिए निकल गए। आश्रम, महागुरु जी अपनी साधना में बैठे, तभी अचानक उनकी आंखें खुल गईं। उनके चेहरे पर हैरानी, परेशानी और खुशी के भाव आ गए। वह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, समय आ गया है उनको अपनी शक्तियाँ धारण करने का। फिर वह अपने पास बैठे पंडित जी से कुछ बोले, जिससे सुन पंडित जी हाँ में सर हिलाकर वहाँ से निकल गए। महागुरु जी, अभी आपका सच सबके सामने नहीं आ सकता है। अगर आया तो आप पर बुरी शक्तियाँ हावी हो सकती हैं। आपको पहले उन्हें संभालना होगा। फिर वह अपने ध्यान में लग गए। कैरवी का रूम। कैरवी आराम से अपने रूम में सोई थी। बालकनी खुले होने के कारण चांद की रोशनी कैरवी पर
पड़ने लगी, जिससे कैरवी के शरीर से ब्लू लाइट निकलने लगी। इसी के साथ वह हवा में उठ गई। कुछ देर बाद वह वापस बेड पर आ गई, लेकिन अब उसके शरीर से सफ़ेद रोशनी निकलने लगी। कैरवी अभी भी नींद में थी। नेक्स्ट डे सुबह जब कैरवी उठी तो उसको खुद में कुछ चेंज महसूस हुआ। वह उठकर मिरर के सामने आई। खुद को देख वह हैरान हो गई। कैरवी इस समय कांच के जैसे चमक रही थी। उसके शरीर से हल्की सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। वह खुद से बोली, यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं ऐसे बाहर कैसे जा सकती हूँ? किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो फिर? वह बाथरूम में चली गई। करीब 20 मिनट बाद वह बाहर निकली। वह आज फुल लेंथ फ्रॉक पहनी, जिससे उसके हाथ और पैर कवर हो गए, लेकिन उसके चेहरे का तेज वैसा ही रहा। कैरवी खुद से परेशान होकर बोली, अब हम ऐसे कैसे बाहर जाएं? सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। वह चेहरा कवर कर गेट खोली। गेट पर बिशंबर जी खड़े थे। वह कैरवी को देख हैरान हो गए। भले ही कैरवी लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी, लेकिन उसके शरीर का तेज उसमें भी दिखने लग रहा था। वह जल्दी से अंदर आ गए। वहीं कोई और था जो कैरवी को इस तरह देख शॉक होकर अपनी जगह पर जम गया। रूम के अंदर आकर विशंभर जी कैरवी को एक लॉकेट देते हुए बोले, प्रिंसेस आप यह पहन लो, इससे आप नॉर्मल हो जाओगे। कैरवी कुछ नहीं बोल वह लॉकेट पहन ली। फिर विशंभर जी से बोली, दादू यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? विशंभर जी बोले, बेटा आपके सारे सवाल का जवाब आज शाम को मिलेगा। अभी आप नीचे चलो। क्या हुआ कैरवी के साथ? कौन देखा कैरवी को? कौन है अनजाना दुश्मन? यह सब जानने के लिए आप लोगों को सुनना पड़ेगा कैरवी द मूनलाइट रिबॉर्न, और इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करो जल्दी से हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। चैप्टर 24, वीरेंद्र प्रताप सिंह, आर्यन की हैरानी और घबराहट। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अब आते हैं कहानी पर। कैरवी का रूम। कैरवी के शरीर से निकलने वाली सफ़ेद रोशनी उस लॉकेट के पहनने के बाद आनी बंद हो गई। कैरवी को यह देख हैरानी हुई। वह हैरानी भरे लहजे में चंद्रकांत जी से बोली, दादू यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे शरीर से ये रोशनी कैसे निकल रही है और आपको इन सब के बारे में कैसे पता चला? मैं तो सुबह से रूम में ही हूँ। चंद्रकांत जी उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोले, प्रिंसेस मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको बहुत जल्द सब कुछ पता चल जाएगा। और रही बात आपके शरीर से निकलने वाली रोशनी की, तो उसके बारे में हम आपको शाम में बताएंगे। आप अभी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी। अगर कोई बात हो तो आप हमें बताना। कैरवी हाँ में सिर हिला दी, क्योंकि उसको इतना समझ आ गया था जरूर कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में उसके दादू के अलावा किसी को नहीं पता। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे आ गए। कैरवी आर्यन के पास जाकर उसके बगल में बैठ गई, लेकिन आर्यन का ध्यान उस पर नहीं गया। वह किसी गहरी सोच में गुम था। तभी कैरवी उसको हिलाते हुए बोली, भैयू क्या सोच रहे हो आप? मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। कैरवी के हिलाने पर आर्यन होश में आया। वह कैरवी को अपने हाथ से खिलाने लगा। कैरवी जब से आई थी आर्यन उसको डेली अपने हाथ से ही ब्रेकफास्ट करवाता है, इसलिए अब कैरवी को आदत लग गई थी। आर्यन खाना खिलाते हुए ध्यान से कैरवी के फेस को देख रहा था, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। कैरवी को मुस्कुराता देख आर्यन को सुकून मिला। ब्रेकफास्ट करने के बाद अर्पित और अरुण कॉलेज के लिए निकल गए। कैरवी कल से कॉलेज जाने वाली थी। विक्रम जी और आर्यन ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं बाकी सब भी अपने काम में लग गए। एक विला जो पूरा ब्लैक मार्बल से बना था, जिसके आसपास कुछ गार्ड्स ब्लैक कपड़े पहने अपने हाथों में हथियार लिए खड़े उस विला की निगरानी में लगे थे। उसी मेंशन के हॉल में एक 70 साल का आदमी अपने सामने बैठे 55 साल के आदमी से बोला, रुद्राक्ष तुम लोग उस लड़की का क्या करने वाले हो? जो करना है जल्दी करो। रुद्राक्ष बोला, बाबा आप उसकी टेंशन मत लो, उस लड़की को वह अच्छे से संभाल लेंगे, ऐसे भी उस लड़की की जान उनके हाथों में है। फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला, लेकिन बाबा उनका कहना है वह लड़की कोई स्पेशल नहीं है, वह भी नॉर्मल लड़कियों जैसी है। अगर उसके अंदर कुछ पावर्स होता तो हमें इतने सालों में पता चल जाता। वह बूढ़ा आदमी थोड़े गुस्से में बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर तुम सबसे कुछ छूट रहा है। तुम्हारी माँ कभी गलत नहीं हो सकती। उन्होंने मुझे कहा था रजावत खानदान की लड़कियों में जन्म से कुछ स्पेशल पावर होता है जो उन्हें भगवान से मिलती है। रजावत खानदान का इतिहास काफ़ी पुराना है और रहस्यमय है। मुझे भी इस बारे में कुछ ज़्यादा
पता नहीं, लेकिन कुछ भी हो, मुझे राजावत खानदान की बर्बादी चाहिए, किसी भी कीमत पर। रुद्राक्ष नफ़रत से बोला, बाबा, इस बार हम रजावत को नहीं छोड़ेंगे। इस बार उनको कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसे भी उनकी कमज़ोरी पहले भी हमारे हाथ में थी और आज भी हमारे हाथ में है। बहुत जल्द वह चंद्रकांत रजावत आपके सामने गिड़गिड़ाएगा। वह आपके बेटों का वादा है। बूढ़ा आदमी नफ़रत से बोला, हम उस चंद्रकांत रजावत की गर्दन अपने हाथों से काटेंगे, तभी हमारा अपने पिता और बहन को दिया वादा पूरा होगा। वह आदमी वीरेंद्र प्रताप सिंह, रजावत खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन, इनकी सालों पुरानी दुश्मनी है। ज़्यादा नहीं, लेकिन यह भी थोड़ा बहुत रजावत खानदान के इतिहास के बारे में जानते हैं। वीरेंद्र सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोले, उस पर नज़र रखो। वह विक्रम अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। उस चिड़िया में उन सबकी जान बसती है। वह विक्रम अपने बाप के जैसा नहीं, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। रुद्राक्ष हंसते हुए बोला, इसलिए तो हमने पहले ही उसकी कमजोरी पर वार किया था और आज भी करेंगे। ना वह पहले कुछ कर पाया, ना ही आज कुछ कर पाएगा। वीरेंद्र बोला, तुम लोग को जो करना है जल्दी करो। मुझे रजावत खानदान की बर्बादी के साथ अपने तीनों बेटे सामने चाहिए। मैं अपने परिवार का को एक साथ देखना चाहता हूँ। रुद्राक्ष बोला, बाबा, आपके तीनों बेटे बहुत जल्द आपके पास होंगे। बड़े भाई बहुत जल्द इंडिया आने वाले हैं। उनका वहाँ का काम लगभग खत्म हो गया है, फिर भी वहाँ से अपने काम के लिए निकल गए हैं। रजावत इंडस्ट्री। आर्यन का कैबिन। आज सुबह से आर्यन के दिल में बेचैनी के साथ दिमाग में कुछ सवाल घूम रहे थे। वह अपने कैबिन में लगे विंडो के सामने खड़ा बाहर का नज़ारा देखते हुए कल रात और आज सुबह के बारे में सोचने लगा। फ्लैशबैक। आर्यन रात के करीब 2 बजे तक अपने स्टडी रूम में काम करता रहा, क्योंकि कल उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। आर्यन अपना काम खत्म कर जैसे ही अपने रूम की ओर जाने लगा, उसको कैरवी के रूम से तेज रोशनी बाहर आते दिखी। कैरवी कभी भी रात में अपना रूम लॉक नहीं करती थी, क्योंकि उसके भाई और पापा हर रात उसको चेक करने आते थे। यह बात वह अच्छे से जानती थी। आर्यन खुद से बोला, प्रिंसेस अभी तक क्यों जाग रही है? उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक बार देखता हूँ, कहीं प्रिंसेस कोई प्रॉब्लम में तो नहीं। पोल कैरवी के रूम की ओर बढ़ गया। आर्यन धीरे से दरवाज़ा खोल अंदर आया। अंदर का नज़ारा देख वह अपनी जगह पर शॉक होकर खड़ा हो गया। कैरवी की हालत देख आर्यन को हैरानी के साथ घबराहट होने लगी। कैरवी नींद में बेड से ऊपर हवा में उड़ रही थी, साथ ही उसके शरीर से तेज नीली और सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। यह सब देख आर्यन को एक अनजाना डर लगने लगा। वह आगे बढ़ कैरवी को पकड़ना चाहा, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पाया। आर्यन कैरवी को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन कैरवी नहीं जगी। कैरवी इस समय पूरी तरह से नीली और सफ़ेद रोशनी में घिरी हुई थी। थोड़ी देर बाद धीरे-धीरे वह रोशनी कम होने लगी। इसी के साथ कैरवी वापस बेड पर आ गई। उसके शरीर से अभी भी सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। कैरवी के बेड पर आते ही आर्यन जल्दी से उसके पास आकर उसको चेक कर उठाने लगा, लेकिन वह नहीं उठी। आर्यन काफ़ी देर तक वहीं कैरवी के पास बैठा रहा। फिर सुबह फिर करीब सुबह के 6 बजे अपने रूम में आया। उसके नज़रों के सामने बार-बार वह नज़ारा आ रहा था। वह कैरवी से बात करना चाहता था। उसके दिमाग में काफ़ी सवाल थे, इसलिए वह जल्दी से रेडी होकर कैरवी के रूम के पास आया। उसी समय वह देखा कैरवी के सामने चंद्रकांत जी खड़े हैं और कैरवी के शरीर से अभी भी रोशनी निकल रही है। फ्लैशबैक एंड। आर्यन गहरी सांस लेकर बोला, कुछ तो है जो दादू हमसे छुपा रहे हैं। हो न हो यह बात प्रिंसेस से रिलेटेड है। और वह रोशनी कैसी थी? इतना तो कंफर्म है, प्रिंसेस हमारे जैसी नहीं है। मुझे दादू से बात करनी होगी। थोड़ी देर बाद आर्यन अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। तभी उसका असिस्टेंट देव कैबिन में आया। वह बोला, बॉस, आपकी मीटिंग है। मिस्टर जॉन मीटिंग हॉल में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। देव की बात सुन आर्यन अपने दिमाग को शांत कर मीटिंग हॉल की ओर बढ़ गया। आश्रम। चंद्रकांत जी महागुरु के सामने अपने हाथ जोड़ बैठे थे। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। तभी महागुरु धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ तेज था। चंद्रकांत जी उनको प्रणाम कर बोले, गुरु जी, प्रिंसेस को कल क्या हुआ था? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है?
महागुरु, आपका सोचना सच है। उनको उनकी आधी शक्तियाँ मिल गई हैं। अब उनको शक्तियाँ का उपयोग करना सीखना होगा, तभी उन्हें बाकी शक्तियाँ मिलेंगी। उनको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। चंद्रकांत जी के चेहरे पर खुशी के साथ थोड़ी परेशानी के भाव आ गए। वह बोले, इसका मतलब वह जगने वाला है। क्या उसका समय आ गया है? गुरुजी बोले, वह समय अभी नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। उनको खुद को तैयार करना होगा। हमें लगता है सबको सच्चाई जानने का समय आ गया है। इस युद्ध में आप लोगों को उनका साथ देना होगा। वह इस बार अकेला नहीं होगा, उसके साथ कुछ और दुश्मन होंगे जिनका आप सबके साथ गहरा रिश्ता है, खून का ना सही दिल का। चंद्रकांत जी को कुछ समझ नहीं आया। वह बोले, गुरुजी, हमें समझ नहीं आया, आप क्या बोलना चाहते हैं? गुरुजी, समय आने पर आपको सब समझ आएगा। अभी के लिए आप उनको और उनके रक्षक को कल से आश्रम आने का बोल दें। हम उनका इंतजार करेंगे। चंद्रकांत जी हाँ में सर हिलाकर वहां से निकल गए। महागुरु फिर से अपने ध्यान में लीन हो गए। तब तक के लिए बाय बाय। और ज़्यादा और सुनना है आप लोगों को ये स्टोरी, तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को और सुनना होगा क्या, कैरवी द मूनलाइट रिबॉर्न। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। चैप्टर 25, राजावत खानदान के इतिहास, राजकुमारी रुद्राक्षी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब आते हैं कहानी पर। अरोड़ा विला। मेंशन के हॉल में बैठा राजीव अपने हाथ में पकड़े पेपर को नम आंखों से देख रहा था। उसके पास बैठे यश, काव्या और नीलम का भी वही हाल था। यश बोला, डैड, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हम ऐसे कैसे अपना घर और कंपनी छोड़ सकते हैं? काव्या पैनिक करते हुए बोली, ओ गॉड, अब हम कहाँ जाएंगे? मैं अपने फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? सब मेरा मजाक बनाएंगी। फिर राजीव के पास आकर बोली, डैड प्लीज आप कुछ करो, मुझे गरीब नहीं होना। नीलम जी बोली, हाँ राजीव, तुम्हें कुछ करना होगा। हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? इस वक्त राजीव के हाथ में कोर्ट का नोटिस था। उसके कंपनी और घर दोनों ही अब बैंक के अंडर आ गए थे। उसके हाथ में अभी खाली करने का ऑफिशियल ऑर्डर था। राजीव कुछ बोलता उससे पहले उसका फोन बजा। फोन पर शो हो रहे नंबर को देख राजीव पहले शॉक हुआ, फिर उसको थोड़ा डर लगने लगा। वह खुद को शांत कर फोन उठाकर बोला, हेलो। उधर से कुछ बोला गया, जिसे सुन राजीव बोला, ठीक है, हम लोग कल तक वहां आ जाएंगे। फिर सबसे बोला, अपना सामान पैक करो, हमें कल सुबह यहाँ से निकलना है। नीलम हैरानी से बोली, हम कहाँ जाने वाले हैं? तो राजीव बोला, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें कल मिल जाएगा। अभी के लिए इतना जान लो, हम अपने घर जा रहे हैं। फिर वहाँ हॉल से निकल गया। वहीं यश, काव्या और नीलम अभी भी कंफ्यूजन में वहीं खड़े रह गए। रजावत मेंशन। चंद्रकांत जी अपने पुराने स्टडी रूम में बैठे कुछ पुरानी किताबें पढ़ रहे थे। वहाँ कई पुरानी किताबें फैली थीं। सबके नीचे हर्षवर्धन जी भी बैठे उन किताबों में कुछ देख रहे थे। कुछ देर बाद हर्षवर्धन जी सीरियस फेस के साथ बोले, हमें लगता है आपको महागुरु की बातें मान लेनी चाहिए। ये सच सबका जानना जरूरी है। राठौर कल भी राजावत के साथ थे और आगे भी रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने इंसानियत के लिए अपनी जान दी थी। हम अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकते। यह हमारा कर्म और धर्म दोनों है। चंद्रकांत जी बोले, हम भी अपने फर्ज और कर्म से पीछे नहीं हटना चाहते और ना ही हटेंगे, लेकिन हमारे दिल में एक डर है। भले ही हमने वह मौत का मंजर अपनी आंखों से ना देखा हो, लेकिन उसकी कहानी बचपन से सुनी है। इस बार अकेला नहीं आएगा। हर्षवर्धन जी, हम समझ रहे हैं, लेकिन आप भूलो मत, प्रिंसेस कौन है, उसकी पहचान क्या है, उसके जन्म का उपदेश क्या है। कल भी वह उसके हाथों से हारा था और इस बार भी हारेगा। अब ज्यादा मत सोचो, सबको सच्चाई बता दो। चंद्रकांत जी, आप सही बोल रहे हो। समय आ गया है हमारे बच्चों का राजावत खानदान के इतिहास के बारे में जानने का। सबको अपना धर्म निभाना होगा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन जी राठौर मेंशन के लिए निकल गए। रात को करने के बाद सब अपने अपने रूम में जाने लगे। वहीं चंद्रकांत जी बाहर गार्डन में टहलने लगे। थोड़ी देर बाद वहां आर्यन आकर चंद्रकांत जी के पास खड़ा हो गया। रात काफी गहरी और अंधेरी थी। गार्डन में चारों तरफ शांति पसरी थी। उसी शांति को चीरते हुए आर्यन बोला, दादू, मुझे आपसे प्रिंसेस के बारे में कुछ जानना है। चंद्रकांत जी ध्यान से आर्यन को देखने लगे, फिर कुछ सोचकर बोले, आप आपको आपके सवालों का जवाब कल सुबह मिल जाएंगे।
अभी आप आराम करो और हाँ, आपकी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है। फिर दोनों अपने रूम में चले गए। नेक्स्ट डे, आज कुछ ऐसे राज बाहर आने वाले थे जिनका किसी को पता नहीं था। उस राज से कुछ की जिंदगियां बदलेंगी तो कुछ की अपने जिंदगी का मकसद मिलेगा। पुराना स्टडी रूम काफ़ी पुराना और बड़ा था, जिसमें काफ़ी पुरानी किताबें रखी थीं। उसी रूम में इस वक्त पूरी राठौर फैमिली, रजावत फैमिली के साथ विक्रांत जी, प्रणव जी और ऋतिक जी का परिवार बैठा था। एक तरफ डेविल्स मेंबर बैठे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे बॉयज़, तीसरी तरफ सारी लेडीज। तो सबके लास्ट में कैरवी, अर्पित, अरुण, कृतिका, वीर बैठे सबको टुकुर टुकुर देख रहे थे। चंद्रकांत जी और हर्षवर्धन जी अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हेड सोफे पर बैठे सभी को देखने लगे। तभी अभिषेक जी बोले, पापा आपने हम लोगों को यहाँ एक साथ क्यों बुलाया है, क्या बात है? हर्षवर्धन जी बोले, हम लोग आपको लोगों को कुछ बताने वाले हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। फिर वह विक्रांत, प्रणव और ऋतिक को देखकर बोले, आप लोग हमारे बच्चे और इस फैमिली का हिस्सा हैं, इसलिए हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। आप सब जानते हैं राठौर और राजावत की दोस्ती काफ़ी पुरानी और ख़ास है। हमारा रिश्ता खून का न सही दिल का है। हमारे दादाजी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसी के साथ हमारे बीच भी वही दोस्ती है। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज हम आपको वह सच्चाई बताना चाहते हैं। फिर वह चंद्रकांत जी को आंखों से इशारा किए। चंद्रकांत जी बोले, सालों पहले रजावत और राठौर खानदान का शासन राजस्थान में था। राजस्थान के आधे हिस्से में राठौर और आधे में रजावत का अधिकार था। तो दोनों राज्यों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध थे, जिसके कारण पूरे राजस्थान में खुशियों और उत्साह का माहौल था। हमारी प्रजा बहुत ही खुश और समृद्ध थी। हमारी खुशियों का कारण राजस्थान की राजकुमारी होती थी। सब चंद्रकांत जी को कन्फ्यूजन से देखने लगे। ऋतिक जी बोले, अंकल राजस्थान की खुशियों की कारण वहाँ की राजकुमारी कैसे थी? चंद्रकांत जी बोले, हमारे खानदान को सालों पहले एक वरदान मिला था। रावत खानदान की लड़कियों को जन्म के साथ कुछ शक्तियाँ मिलती हैं, जिसका उपयोग वह अच्छे कामों में करती हैं। उनका दिल फरिश्ते का और आत्मा शुद्ध होती है। वह अच्छाई के लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटती। और वह नहीं सोचती कि उनके साथ क्या होगा। वह हमारी रक्षक होती हैं। आर्यन हैरानी से बोला, इसका मतलब प्रिंसेस के पास भी वो पावर है। वह कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। तो सब कैरवी को देखने लगे। वहीं कैरवी खुद यह सब जान हैरान हो गई। चंद्रकांत जी कैरवी को देखकर बोले, प्रिंसेस को का जन्म किसी खास मकसद से हुआ है और इसके पीछे एक कहानी जिसकी शुरुआत आज से 200 साल पहले हुई थी। फ्लैशबैक। 200 वर्ष पहले राजस्थान के जोधपुर में बने शिवजी के मंदिर में एक भव्य पूजा हो रही थी। उस पूजा में जोधपुर के महाराज चंद्रशेखर रजावत और उनकी पत्नी कुंती रजावत के साथ पूरा परिवार बैठा था। वहाँ करीब 50 से ज़्यादा पंडित बैठे थे। उनके साथ जयपुर के महाराज कैलाश राठौर और उनकी पत्नी ममता बैठी थीं। पूजा खत्म होने के बाद पुरोहित जी हल्की हल्की मुस्कान के साथ बोले, मुबारक हो राजा साहब, आपके परिवार में पूरे 5 पीढ़ी के बाद लक्ष्मी आने वाली हैं। वह कोई साधारण आत्मा नहीं होंगी। वह शिव और शक्ति का अंश है, जिनका जन्म इस धरती पर किसी खास उपदेश से हो रहा है। पुरोहित जी की बात सुन वहां बैठे सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। राजे शेखर जी हाथ जोड़कर बोले, हमें यह शुभ समाचार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुरोहित जी। हम महादेव के दिए इस आशीर्वाद को संभाल कर रखेंगे। हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं जो हमें यह सौभाग्य मिला है। पुरोहित जी बोले, राजा साहब हम चलते हैं। हम आपको बस यही बोलेंगे, आप इनका ध्यान रखना। इनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी होगी। फिर पुरोहित के जाने पर सारे पंडित भी उनके साथ वहां से चले गए। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। देवेंद्र राजावत, चंद्रशेखर के पिता, अपने रक्षक से बोले, पूरे राजस्थान में मिठाइयाँ बंटवाइए। जाइए, हमारे घर की लक्ष्मी आने वाली है। उनके बोलने पर रक्षक वहां से चला गया। उनके जाने के बाद कुंती के पास एक 10 साल और एक 7 साल का लड़का आकर बोला, मासा क्या हमारे घर नन्ही परी आएगी? तो कुंती के अपने पेट पर हाथ रख बोली, हाँ हमारी राजकुमारी आएगी और आप दोनों इनके रक्षक हैं। तो दोनों हाँ में सर हिला दिए।
अभी महारानी कुंती 7 महीने गर्भवती थीं। ऐसे ही दिन बीतने लगा। पूरे राजस्थान में खुशहाली का माहौल छा गया। इस खबर से राजावत के साथ राठौर भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उनके राज्य में भी खुशी का माहौल था। हर तरफ खुशियां बिखरी थीं। 3 महीने बाद महारानी कुंती एक नन्ही परी को जन्म दी, जिनका नाम राजकुमारी रुद्राक्षी रखा गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। राजकुमारी रुद्राक्षी के आने के बाद वहाँ की खुशियाँ दुगनी हो गईं। वह जितनी दिखने में खूबसूरत थीं, उससे कहीं ज़्यादा उनका दिल और मन खूबसूरत था। कुछ लोग उनको देवी मानने लगे। जैसे-जैसे वह बड़ी होने लगी, उनको शक्तियाँ बढ़ने लगीं। जब वह 13 साल की हुईं, तो उनकी शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गईं, जिसको कंट्रोल करने के लिए उनको आश्रम जाना पड़ा। वहाँ पुरोहित जी उनको शिक्षा देने लगे। कल होने वाला है इस कहानी से सबके सबसे बड़े विलन की एंट्री, तो कल आप लोग रेडी रहना। तब तक के लिए सुनते रहें कैरवी द मूनलाइट रिबॉर्न और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड तो ये थी आज की कहानी, हमारी कहानियों से भरी दुनिया से। अगर आपको हमारी आवाज और एहसास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि अगली कहानी कैसी होनी चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए एहसास, एक नई जज्बात की लहर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और याद रखिए, हर कहानी कुछ कहती है।